विमर्श कार्यक्रम में साहित्यकार, कलाकार, रंगकर्मियों को आमंत्रित करते हैं ताकि वो अपनी जो साहित्यिक और रचनात्मक यात्रा है वह हम लोगों के साथ साझा कर सकें। तो आज आप सब जानते हैं कि इस कड़ी में हमारे बीच ममता कालिया जी, असगर वजाहत जी और पिछले महीने में प्रोफेसर देवेंद्र राज अंकुल जी उपस्थित हो चुके हैं, जिन्होंने विस्तार से अपनी रचनात्मक यात्रा के बारे में हमसे बातचीत की। आज इस कड़ी में हम लोग के बीच उपस्थित है वरिष्ठ साहित्यकार प्रोफेसर नंद किशोर आचार्य जी। मैं केंद्र के निदेशक प्रोफेसर सुरेश शर्मा से अनुरोध करता हूं कि वो आचार्य जी को मंच पर लेकर आए ताकि हम लोग कार्यक्रम की शुरुआत कर सकें। और आप सबसे से अनुरोध करूंगा कि आप आचार्य जी का स्वागत करें और एक बार फिर आपसे अनुरोध करूंगा कि तालियों करतल ध्वनि के साथ, ताकि सर इलाहाबाद प्रयागराज में हम लोग के बीच उपस्थित हुए हैं अपनी रचनात्मक यात्रा साझा करने के लिए। इससे पहले कि सर आए, हम एक संक्षिप्त परिचय सर का प्रस्तुत करना चाहते हैं। 31 अगस्त 1945 को बीकानेर राजस्थान में जन्मे नंद किशोर आचार्य साहित्य की अलग अलग विधाओं में सक्रिय हैं और सामाजिक और दार्शनिक चिंतक भी हैं। मूलतः कवि हैं जिनकी शुरुआत चौथा सप्तक में इनकी कविताएं शामिल की गई थी और अब तक 12 कविता संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं, जिनके शीर्षक है कुछ के नाम मैं ले रहा हूं, जल है जहां, शब्द भूले हुए, वह एक समूह था आदि। छीलते हुए अपने को काव्य संग्रह के लिए 2019 में आपको साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। रचना का सच, सर्जक का मन, अनुभव का भाव और अज्ञेय की काव्य तितिर्षा इनकी आलोचनात्मक पुस्तक है। और जैसा कि कम लोग जानते हैं कि अज्ञेय की काव्य तितिर्षा जो अज्ञेय पर लिखी हुई बहुत गहन आलोचना है, वो मात्र 24 वर्ष की उम्र में आपने लिखी थी, जो प्रकाशित हुई थी। आप नाट्यालोचना की भी किताबें लिख चुके हैं, अनुवादक भी रहे हैं, अध्यापन किया है और आजकल भी IGM ग्वालियर में अध्यापन कर रहे हैं। कल्चरल पॉलिटीज ऑफ हिंदू संस्कृति का व्याकरण जैसी चिंतन परक किताबें भी आपने लिखी हैं और गांधी साहित्य के मर्मा के अध्येता हैं और वर्धा विश्वविद्यालय से प्रकाशित अहिंसा विश्वकोश का आपने संपादन किया है। और गांधी जी के ऊपर पिछले दिनों कई किताबें आपकी उनकी अहिंसा पर संबंधित में आई। इन सब के साथ आप एक प्रसिद्ध और समर्थ नाटककार हैं और ऐसे नाटककार जो रंग कर्म की बुनियादी जरूरतों को समझते हुए नाटक करता है और जिनके नाटक व्यापक रूप से भारत के अलग अलग हिस्सों में हिंदी प्रदर्शनों के अलावा भी खेले गए हैं। देहांतर, पागल घर, गुलाम बादशाह, हस्तिनापुर, जिल्ले सुबानी, किमिदम यक्षम, जूते, बापू, किसी और का सपना इत्यादि आपके नाटक है, जिनका एक संकलन रंग यात्रा के नाम से एक ही साथ प्रकाशित है, सूर्य मंदिर प्रकाशन बीकानेर से। आप इन नाटकों को देखेंगे तो उसमें पुराण से लेके महाभारत काल से लेके मध्ययुगीन साहित्य से लेके महात्मा गांधी के ऊपर और समसामयिक विषयों पर भी और व्यंग्यात्मक और एब्सर्ड नाटक की शैली में लिखा हुआ, जिसमें विषय वस्तु में भी विविधता है और शैली पर भी विविधता है। और इन नाटकों से ही पढ़ने से अब स्पष्ट हो जाता है कि रंगमंच से आपका सक्रिय जुड़ाव है। दार्शनिकता इन नाटकों की विशेषता भी है। मीरा पुरस्कार, बिहारी पुरस्कार, भुवनेश्वर पुरस्कार और आप एक दुर्लभ ऐसे साहित्यकार हैं जिसको संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार भी मिला है और साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला है। तो सर, हम आपको प्रयागराज में देख के आह्लादित हैं और आपकी रचनात्मक यात्रा को साझा करने के लिए उत्सुक भी हैं। इससे पहले कि आप मंच पे आए, मैं एक आप ही की कविता से आपका स्वागत करता हूं कि साधु ने भरथरी को दिया वह फल अमर होने को, भरथरी ने रानी को दे दिया, रानी ने प्रेमी को अपने, प्रेमी ने गणिका को और गणिका ने लौटा दिया फिर भरथरी को वह, भरथरी को वैराग्य हो आया, वह नहीं समझ पाया, हर कोई चाहता है अमर करना प्रेम को अपने। सर, इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका स्वागत करता हूँ। मैं एक ऐसे परिवार से और इलाके से ताल्लुक रखता हूँ जिन दिनों में मेरा जन्म हुआ उस समय शिक्षा उतनी नहीं थी जितनी आज हमको दिखाई देती है। और मेरा परिवार सामान्य वित्तीय स्थिति का परिवार था। कुछ ज्यादा उम्मीद भी नहीं की जा सकती थी कि मैं पढ़ पाऊंगा नहीं पढ़ पाऊंगा।
मैं अपने परिवार में स्कूल जाने वाला पहला बच्चा था। उससे पहले मेरे पिता वगैरह थोड़ा बहुत साक्षर अवश्य थे, लेकिन कोई रेगुलर स्कूल में नहीं गया था। और वो साक्षर क्या थे, जो हमारे यहाँ गुड़िया लेके में लिखा जाता था, उसको थोड़ा बहुत वो जानते थे। और पान की दुकान करते थे। पता नहीं ये कैसे हुआ, शायद थोड़ा सा असर मेरी माँ का था और थोड़ा सा ननिहाल में मेरे नाना का। वो धार्मिक पुस्तकें बहुत पढ़ती, तो बचपन से ही मुझे, जब मैंने थोड़ा पढ़ना सीख गया था, तो जब भी ननिहाल जाता, एक ही शहर में था तो अक्सर जाना होता था, दिन भर वहीं रहते थे, कई बार वहीं सो जाते थे। तो जब मेरा होता था तो प्यार मुझे बहुत करते थे, पर साथ ही मुझे सुनानी पड़ती थी उनको कोई ग्रंथ पढ़कर, चाहे वो रामायण हो, चाहे वो भागवत हो। महाभारत नहीं, वो मैंने बाद में पढ़ी, लेकिन वो रामायण और भागवत सुनते थे, या कभी कभी पुराण वगैरह भी दूसरे, और वो सारा ढेर किताबों का उनके पास था। तो मेरे जो पढ़नाना थे वो ज्योतिषी थे और थोड़ा पढ़े लिखे भी थे उस जमाने के हिसाब से। उस जमाने में 8वीं 10वीं पास कर ले तो आदमी बड़ा पढ़ा लिखा माना जाता था उस शहर में। और स्टेट सर्विसेज में थे तो कुछ किताबें उनकी भी थी। मुझे याद है कि जो किताब उनको उनकी अपने स्कूल में पुरस्कार में मिली थी, वो प्रथम आए थे किसी चीज में, वो थी कंप्लीट पोएम्स ऑफ वर्ड्सवर्थ। जब बाद में मैं कॉलेज में गया तो किताब वहां से लेके आया, तो उन्होंने मुझसे पूछा तुम समझ जाओगे? मैं कोशिश करूंगा। तो बोले मैं पढ़ के सुना दे, केवल अर्थ में पता चले, उसका उच्चारण करके सुना दे। तो उतना तो हो ही सकता था, करके सुनाया तो किताब बदली। खैर किसी तरह से, बहुत लंबी कहानी, किसी तरह से पढ़ लिख लिया थोड़ा बहुत। और इसमें मेरे ताऊ, मेरे बाबा जो थे, हम लोग बाबा बोलते ताऊ, उन्होंने अपने बच्चे की तरह मुझे हमेशा पाला। उन्हीं की वजह से मेरा जीवन बहुत बनता है। एक साइड में पान की दुकान पर बैठा होता, तो मेरे पिता ने तो कह दिया था कि मैं नहीं पढ़ा सकता, मैं उदास हो गया था, तो उन्होंने कहा नहीं ये बैठेगा दुकान पर, मैं पढ़ाऊंगा इसको। तो हो गया। साहित्य में और नाटक में तो किसी किताबें पढ़ता था। मेरी माँ उस जमाने में प्रेमचंद वगैरह के उपन्यास पढ़ा करती थी, शरदचंद्र के, प्रेमचंद के, तो मैं भी वो बचपन से पढ़ता रहा था। तो इस कारण से थोड़ी थोड़ी एक रुझान उस तरह का पैदा होने लगा था। कुछ कविताएं वगैरह जो नैरेटिव पॉइंट तो उस जमाने में बच्चों को अधिक अच्छी लगती, तो वही मैं भी वही पढ़ता। उन दोनों स्कूलों में अंत्याक्षरी होती थी हर शनिवार को बच्चों की। आजकल तो अंताक्षरी में फिल्मी गाने सुनाए जाते हैं, लेकिन तब ये मना था, आपको कविता ही सुनानी होती थी। और मुझे तुकबंदी की आदत हो गई थी, तो मुझे कुछ अगर याद नहीं आ रहा कोई पद किसी चीज के ऊपर, किसी अक्षर से शुरू होने वाला, तो मैं तत्काल अपनी तरफ से गढ़ के कुछ सुना दिया था। तो लड़के कहते इसने नहीं है, कविता नहीं है, ऐसा नहीं, इसने गढ़ा है। तो मैं कहते बाकी लोगों ने गढ़ा होगा, इसमें क्या अच्छी बात है, मैंने गढ़ा है। तो फिर हमारे टीचर अलग, अच्छा ठीक है ठीक है, अच्छी चीज है, लोग करके अगर तुक में आ गया है, थोड़ा बहुत छंद आ गया है तो ठीक है। तो एक शौक उससे पैदा हुआ। नाटक में सुरेश जी, आपको आश्चर्य होगा जान करके कि मैं 8वीं क्लास में था, तो मैंने और मेरे एक मित्र ने, जो साथ में हमारे मोहल्ले में भी थे और रिश्तेदार भी थे, पढ़ते भी साथ साथ थे, उन्होंने मिलकर के एक नाटक लिखा और वहां मंचन किया मोहल्ले में उसका। और वो था एक मतलब फिल्मी तरह का थीम था उसमें, गरीबों की दुनिया। उसका एक गाना चलता था उस जमाने में, गरीबों की दुनिया से रहती हो दूर, कोई से शीर्षक लिया उसका। पर कथा हमारी अपनी थी, मिलजुल करके वो नाटक हमने लिखा, मोहल्ले में किया, टिकट लगा, तो 4 आने के पैसे का टिकट लगाया गया। तो खैर कुछ बुजुर्गों ने कहा ठीक है ठीक करो, हमको थोड़ा पैसा वैसे टिकट विकट बेचे हमने। बाद में युवक मोहल्ले वाले इकट्ठा हो गए, हल्ला मचाने लगे, तो उन्होंने कहा हो गया पैसा तुम्हारा, टिकट हम खोल दूंगा। तो खैर सब आके देखा, उससे उत्साह हमारा बढ़ा।
दोबारा नाटक लिखने का तो हिम्मत नहीं हुई, और वो समझ में आ गया था कोई गड़बड़ है इसमें मामला। लेकिन फिर हमने वीर अभिमन्यु नाटक, उस नाटक में मैंने रोल भी और रोल किया मैंने उसमें 3-4 रोल एक साथ। कृष्ण का रोल किया, कोई लड़की तैयार नहीं होती थी उस जमाने में, आज भी मुश्किल होता है छोटे शहरों में, कुछ समय तो असंभव थी। उत्तरा का रोल भी मैंने किया। अब उसमें आता है उत्तरा और कृष्ण एक साथ मंच पर आते हैं, तो हमने कहा ये कैसे होगा, तो फिर काट कूट दिया, इसी हटा देते जैसा नॉर्मली होता है। मुझे याद है कृष्ण की भूमिका में मंच पर बैठा तो नाटक को रोक दिया गया, और मोहल्ले की जो बूढ़ी औरतें थी वो आकर के आरती उतारने लगी, तो उससे एक उत्साह भी पैदा हुआ। उस जमाने में आज तो बीच में डिस्टर्बेंस हो गया, लेकिन उस समय बड़ा उत्साह भी पैदा हुआ, यानी ऐसा सम्मान भी होता है। तो ये शुरू से एक शौक था नाटक का, फिर बाद में कम हो गया और कविता वगैरह पढ़ने के साथ में लिखता रहा। हिंदी साहित्य का मैं विधिवत विद्यार्थी कभी नहीं रहा। मेरा ग्रेजुएशन जो था वो अंग्रेजी साहित्य, इतिहास, राजनीति शास्त्र वगैरह में था, और ऐसे मैंने किया इतिहास और प्राचीन भारतीय इतिहास और अंग्रेजी साहित्य, पर पढ़ता मैं हिंदी बहुत था और हिंदी के प्रति आकर्षण जबरदस्त था। एक ऐसी घटना हुई 65 में, जब मैंने तय किया कि मैं अपना काम हिंदी में करूंगा, और आज तक मैं अधिकांश ये बातें चला। आप सबको याद होगा पुराने लोगों को कि 65 में 15 साल पूरे हुए थे संविधान को लागू हुए, और उसके बाद हिंदी को एकमात्र राजभाषा हो जाना था। हो भी गई एक बार, मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल कंपल्सन था। तो बड़ा आंदोलन हुआ दक्षिण में, खासतौर से तमिलनाडु में उसको लेकर और जगहों पर बड़ा मतलब वायलेंट प्रोटेस्ट होने लगा। तो सरकार ने तय किया कि भाई अब सब तक सब लोग एग्री नहीं करते तब अंग्रेजी भी साथ साथ चलती है, आज तक चलती आ रही। मुझे इस बात से बहुत ही अफसोस हुआ। मैंने कहा ये क्या बात है, अपने देश की भाषा, कोई और भाषा ले लीजिए, कुछ भी कर लिया, अपने देश की भाषा के साथ भी व्यवहार आप करते हैं, तो ये जो गुलामी का एक सर पे हमारे टका रहेगा। और हमारे किशन पटनायक जो बाद में मैंने जब पढ़ा उसको, ताकि हम भारतीय लोगों के मन में एक गुलाम मानसिकता का छेद बना हुआ रहता है, तो वो वहां पर मुझे दिखाई दिया। आज तो मैं मानता हूँ वो एक तरह की कल्चरल वायलेंस है, एक तरह की सांस्कृतिक हिंसा है। तो मुझे लगा कि ये, फिर मुझे लगा कि मुझे क्या हक है, तो मेरा खुद का माध्यम अंग्रेजी था, इतिहास का मैं कर रहा था मैं, तो मुझे बहुत ही अंदर से गिल्ट महसूस हुआ। मैंने कहा ये ठीक नहीं हो रहा, मैं क्या, मैं तो खुद ही यही काम कर रहा हूँ, इसी रास्ते पर हूँ। तो मैंने फरवरी मार्च के शुरू में से, अप्रैल में इम्तिहान होने थे, फरवरी के अंत में आप समझिए मैंने तय किया कि मैं अपना माध्यम बदलूंगा, और सारे नोट्स जो मैंने अंग्रेजी में बनाए थे वो खुद बैठ करके हिंदी में ट्रांसलेट किए, और तब मैंने तय किया कि मैं अपना काम जब तक कोई व्यवस्था न हो तो हिंदी में ही करूँगा, जो मैं आज तक करता चला आ रहा हूँ। 2-3 दफा व्यवस्था हुई तो अंग्रेजी की पत्रकारिता करनी पड़ी नौकरी की तरह से। जब जयप्रकाश नारायण ने एवरीमैन्स वीकली निकला और ये उसके संपादक हुए, तो उन्होंने मुझे बुलाया उसमें काम करने के लिए, तो अंग्रेजी में वो पत्रकारिता करनी पड़ी। मेरी जो थीसिस थी वो मुझे अंग्रेजी में लिखनी पड़ी, क्योंकि महीना 1.5 महीना में लिखनी थी, सारी सामग्री अंग्रेजी में ही थी, में कुछ उपलब्ध नहीं हो रहा था घर का, और करके देना जरूरी था। इसके अलावा जो काम मैंने अपने जीवन में किया, और हिंदी की सभी विधाओं में मतलब धीरे धीरे आकर्षण बढ़ता चला गया। कविताएं तो लिखने ही लगा था। फिर जब मैं एवरीमैन्स में दिल्ली में काम करने के लिए आया, तो उसमें और कामों के साथ में एक जिम्मेदारी मुझ पर डाली गई कि मैं जो दिल्ली में नाटक होते हैं उनकी समीक्षाएं लिखूंगा। तो मेरे लिए बहुत ही एक अच्छा अवसर था। उससे पहले मैंने उस तरह से टेक्निकली नाटकों के बारे में कुछ जानता नहीं था, और हमारे यहाँ होते भी कम से कम पढ़ तो लेता था, लेकिन अंग्रेजी साहित्य में था तो शेक्सपियर वगैरह भी पढ़े थे, पर नाटक किया कैसे जाता है, क्या होता है क्या नहीं होता है, और नाटक अभी लिखूंगा तो सोचा भी नहीं। तो वो बचपन में जो लिखा था वो पर्याप्त था, लेकिन जब दिल्ली में मैं रहा
करीब साल सवा साल तक मैंने उस अखबार में काम किया। उसका सबसे बड़ा लाभ, दो लाभ मुझे। एक तो अज्ञे जैसे आदमी के साथ काम करने का मौका मिला, बहुत सीखने का मौका मिला, संपादन कला सीखने का मौका मिला और चीजों को जानने समझने का। और मेरा भाग्य ये था कि मैं उन्हीं के घर में उनके साथ, जो एक रेयर चीज थी, उनका भी मेरे प्रति ऐसा ही स्नेह हो गया। तो करीब साल भर मैं उनके साथ उनके घर में रहा। तुम कहाँ भर्ती नहीं करते। मैं बीच में महीना भर बंगाली मार्केट में जाके रहा भी था भानु भारती के साथ में। और उनको लगा ये बिगड़ जाएगा जो रात रात में घूमता रहता है, तो वापस मुझे तुम आ जाओ वापस। अच्छा ने ऑर्डर की तरह कुछ नहीं आ गया। तो आज तक भानु भारती गाड़ी निकाल कर बात करी। खैर देखो उसमें हुआ ये कि उस समय सारे ये लोग जो थे, बाद में जो थिएटर के बड़े प्रसिद्ध लोग हुए, अंकुर जी भी उस समय कर रहे थे, राजेंद्र गुप्ता उस समय कर रहे थे, सेक्रेटरी में मनोहर सिंह थे, उत्तरा जी थी, सुरेखा जी थी, ओमपुरी थे। मुझे याद है ओमपुरी बंगाली मार्केट में किसी हाउस में रहते थे, पीछे की तरफ रेलवे कॉलोनी, अक्सर हम लोग जाते थे पीछे। तो लेकिन इन लोगों के साथ बातचीत करने का, अच्छा इधर साहित्य में रघुवीर सहाय, सर्वेश्वर जी, ये सारे लोग दिनमान में उपलब्धि थे सारे, जिसे सबके अच्छे संपर्क, इनसे रेगुलरली खासतौर से सर्वेश्वर से रेगुलर मिलना होता था। वो भी नाटक की रिव्यू द्वारा किया करते थे, तो कई नाटक उनके साथ देखने का मौका मिला। दुनिया में बकरी का पहला हुआ। तो लेकिन इन सब का फायदा ये हुआ कि नाटकों के बारे में लगातार बातचीत होते रहना, उस वातावरण में रहना, अपने आप कुछ चीजों का समझ में आना। आई कि नहीं, पर अब मुझे लगता था कहाँ आ रही है, तो आई तो आज भी क्या होगी, पर लगता था कहाँ आ रही है। तो ये सब चल रहा था। और कविताएं क्योंकि मैं शुरू से लिख रहा था, और उस समय चौथा सप्तक गई थी, कुछ पत्रिकाओं में प्रकाशित भी हो चुकी, ज्ञानोदय वगैरह जिस समय की प्रतिष्ठित पत्रिकाएं, लेकिन पुस्तक के रूप में नहीं आई। तो उसी समय अजय जी ने 80 के आसपास चौथा सप्तक निकाला, तो मुझे भी उसमें इन्वाइट किया हुआ। सभी बाद में मेरा पहला संग्रह भी छपा, फिर दूसरा, तब तो कई सारे संग्रह हो गए और धीरे धीरे ये काम चलता है। नाटक जो है वो थोड़ा लेट लिखा कविता से। तो सबसे पहला नाटक किसी और का सपना लिखा, ओम थानवी उसमें बीकानेर में थे, वो नाटक वगैरह भी किया करते थे, तो उनके आग्रह पर नाटक हुआ। क्या कि वहाँ एक गोष्ठी हो रही थी नाटक को लेकर के, उसमें बहस हो रही थी, कोई जो आज तक चलती है, लेखक और निर्देशक और ये सब। तो मैं उसमें बैठा था, मैंने भी कुछ हिस्सा उसमें लिया। तो वो थीम मेरे दिमाग में ऐसी आई, वो वगैरह कह रहे थे कि भाई साहब एक आप ही दो नाटक, तो भानु से मैंने प्रॉमिस किया था कि वो उसमें जापान गया था, तो वो मैंने एक नाटक किसी और का सपना, उसमें यही थीम है कि एक लेखक जो है उसका पता नहीं किसके वो है, स्क्रिप्ट भेजती है कुछ मंडली को, करने लगते हैं। अभी रास्ते में मुझे बताया कि एक बार मेरा नाटक यहाँ ऐसे ही कर दिया गया था, पता नहीं चला कि किसका नाटक है। तो वो हुआ और वो नाटक उस सब थीम को लेकर के लिखा गया। फिर उसके बाद में कई नाटक और लिखे गए। मैं ये मानता हूँ कि नाटक जो है मूलतः अभिनय की कला है, और मैं उसको न अभिनेता का मानता हूँ, न निर्देशक का मानता हूँ, न लेखक का, मैं उसे अभिनय का माध्यम मानता हूँ। और इसीलिए मैं कहता हूँ कि वहाँ भाषा जो है वो स्वयं अभिनय हो जाती है। अच्छे नाटक का गुण इस बात में मैं मानता हूँ कि जहाँ भाषा स्वयं अभिनय हो जाए वो अच्छा है। मैं कर पाया नहीं कर पाया वो तो अलग बात है, हो सकता है सफल ही रहा हूँ, पर मेरा आदर्श ये रहा है हमेशा कि स्वयं भाषा अपने आप में अभिनेता हो जाए। ऐसा अगर आप भाषा के साथ व्यवहार कर सके, भाषा उस तरह से उसको अन्वेषित कर सके, उसके अंदर की आध्यात्मिकता, और उसके लिए थीम कुछ भी हो। मैं ये भी मानता हूँ कि जितने भी मानवीय अनुभव है वो अंत तो अगर वो आप उसकी गहराई में जाएंगे, हर मानवीय अनुभव आपको किसी न किसी मानव मूल्य की ओर ले जाता है। इसके लिए कहीं किसी विचारधारा के पास जाने की, किसी दर्शन के पास जाने की न कविता को जरूरत है, ना नाटक को या किसी भी कला की जरूरत है।
आप अगर किसी भी अनुभव में प्रवेश करेंगे, उसमें अगर आप और उस अनुभव को खुलने देंगे अपने सामने, उसकी गहराइयों को अपने सामने खुलने देंगे, अपने आप को बहुत खुला रखेंगे उसके प्रति, तो उसमें से जो निकलेगा वो किसी न किसी मानव मूल्य को प्रतिष्ठित करने वाला ही निकलेगा, उसमें कुछ संदेह नहीं। और जाहिर है कि जिस समय में आप लिख रहे हैं तो आपकी भाषा पर आप का प्रभाव तो रहेगा, वो भाषा तो आपके समय की भाषा होगी। जैसे जो पौराणिक नाटक मैंने लिखे हैं वो चाहे पौराणिक नाटक हैं, लेकिन वे सब समस्याएं उसमें आती हैं जो कॉन्शियसली नहीं आई, आती चली। बाद में लोगों ने कहा इसमें तो ये भी है, इसमें तो मेरे को होगा भाई, मैंने ये सब सोच के नहीं लिखा था। आगे होगा तो मैं समय में लिख रहा हूँ तो समय तो आएगा, उसमें कैसे बचा रह सकता, किसी भी रचना से समय बन आता है, तो कैसे आता है वो एक अलग चीज है। तो ये इस तरह से नाटक लिखे गए और फिर गिरने में अच्छा हुआ। तो देहांतर लिखा गया, तो देहांतर जो है वो बेनी जी ने मुझे पूछा, मैंने सुना है कि तुमको नाटक लिख रहे हो आज, तो मैं कहा तो दिखाओ। बेनी पूछ रहे थे तो पहले करना भेज दिया उनको, तो उन्हें पूछा भी नहीं, उसको कल्याण में छा। तो मेरे मित्र भानु भारती बहुत नाराज थे, वो 2-3 बार इस तरह नाराज थे, होते ही रहते हैं, आप ठीक करते हैं, लेकिन बहुत टैलेंटेड आदमी है, बहुत प्यार भी करते हैं। लेकिन वो क्योंकि वो नाटक वो करने वाले उनका मैं करूँगा, ठीक है, उनको सुनाया भी था मैं, वही सबसे ज्यादा आसान से उपलब्ध। लेकिन जब नाटक में छप गया तो उन्होंने कहा तुमने इसमें छपवा दिया, तो कोई भी कर देगा, कौन करता है आज कहाँ होते नाटक इतने जल्दी। लेकिन सहयोग ये हुआ कि 15-20 दिन हुए थे छपे उसको, और चंडीगढ़ से वीरेंद्र मेहंदी रत्ता की चिट्ठी आई और उन्होंने कहा हम नाटक हमने पढ़ा है, हमारी मंडली में इसकी रीडिंग हुई है और हम ये नाटक करना चाहते हैं, आपसे अनुमति भी दी, अनुमति वगैरह दी जाती है मुझे पता नहीं, लेकिन ठीक है उन्होंने मांगी अनुमति। तो अब मैं सोच रहा था कि भानु को मैंने क्या रखा है, दोस्ती ऐसी चीज होती है, उनको डर भी लगता है कितना ही मेरा दोस्त और जो उनको जानते हैं, जिनको जानते मालूम, एक बार तो बहुत गुस्से होता है, उसके बाद तो ठंडा हो जाता है, लेकिन एक बार तो तमतम आता है, मेरे को पता नहीं था, उसने कह भी दिया था कोई भी कर देगा। तो मैंने सोचा क्या जवाब मैं उनको कहूँ कि नहीं मैं अभी करूँगा, कुछ करूँगा पहले दीजिए, लेकिन इसका अवसर ही नहीं दिया। मैं सोचूं कि जवाब क्या दूं, इससे पहले चौथे दिन आ गया, फला तारीख को नाटक करे आप आ जाइए। अब तो मना करने का तो मैं गया तो नहीं, मैंने कहा मैं आ तो नहीं पाऊंगा, कुछ अभी मेरी ठीक है आप करना है तो कर लीजिए। तो पहला उन्होंने किया, उसका बदला भानु भारती ने मुझसे उसने 20 साल बाद दोबारा किया। ठीक है मुझे करना था पर मैं तत्काल ही करूँगा, और मुझे कहा नहीं कि मैं कर रहा हूँ। 20 साल बाद किया, लगभग 20 साल बाद, और ये कहा कि मैं नाटक कर रहा हूँ तुम देखना चाहूंगा, तुम आ जाओ। तो मैंने कहा तो कभी नहीं कहता इस तरह से, तो देखने आ जाओ। तो कोई कोई समस्या है, तो फिर मैंने जब से पता किया और चुपके से पता करके मैंने कहा चाहिए चलो इसी तरह जिले सुभानी के साथ ठीक यही कर, वो इस तरह हुआ कि वो भी उसने सुना था, अपनी तैयारी करता था उसकी, तो उसने कहीं पैसा वैसे जुटाया था उसके लिए। तो इस बीच में वो नाटक भी प्रयाग जी ने श्रुति के लिए उन्होंने कहा कि तुम अगर नाटक भेज दो मुझे तो हम चाहेंगे तुम नाटक पढ़ो, इसमें पर तुम पढ़ने के बजाय बातचीत तुम कर लेना, हम 2-4 एक्टर्स से पढ़वा देंगे उसको, तो तुम मुझे स्क्रिप्ट भेज दो पहले से, फिर तैयारी हो जाए। तो मैंने स्क्रिप्ट भेज दी, पर वो हो नहीं पाया है, समय नहीं कर जाता, तो उन्होंने कहा नहीं तुम ही पढ़, तो मैंने पढ़ दिया कुछ अंश उसमें, जब आपकी क्यों बातचीत हुई काफी उसको अच्छा लगा। लेकिन उसके बाद में हुआ ये कि अगले अंक में छाप दिया प्रयाग जी ने उसको, जो है वो छपा और राजेंद्र गुप्ता ने उसको पढ़ दिया। उस समय राजेंद्र गुप्ता को इन्वाइट किया गया था फैक्ट्री के अंदर, हाँ आप ही तो उन्होंने कहा कि मैं ये नाटक करूंगा, क्या हो सकता था, नहीं सकता। तो फिर वो नाराज हुआ, उन्होंने कहा क्या करूं, मना कर दूं। अच्छा राजेंद्र गुप्ता से पूछा तो तुमने नंद किशोर से पूछा है, तो नंद किशोर से पूछने का, हम सब दोस्त लोग थे, मतलब सबसे अच्छे संबंध थे, तो पूछना पड़ेगा उसको भी, तो पूछ लेते तो ठीक था। फिर मुझे कहा कि तुम बना सकते, और ये कहा
कहा उसने, तो मैं इतने साधन नहीं जुटा पाऊंगा इस नाटक के लिए जितना मेहनत से जुटा पाऊंगा। और तो ठीक ही बात, जब हुआ आपको तो बैठने के आपने उसमें काफी कुछ हो रहा था, तो उससे नाटक पर उसका तैयारी जो थी सारे नाटकों की, जो अगर उसमें कुछ समझ है नाटक की, तो वो उन दिनों में जो मेरा वातावरण बना था नजदीक के लोगों के साथ में और दिल्ली के कुछ नाट्य समीक्षकों के साथ में, लेखकों के साथ में, उसका असर उस पर रहा। और ऐसा कविता होता चला गया, लगभग सारे महत्वपूर्ण कवि जितने भी थे उनसे संपर्क भी होता चला गया, बातचीत भी होती चली गई, जबकि कभी मैंने भूमिका वगैरह किसी से नहीं ली, तो मुझे लगता है इसकी आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। और कविता के बारे में मेरी वही धारणा थी जो नाटक के बारे में थी कि आपको उसी में से खोजना है, अनुभव कैसे निकालना है, और उसके लिए मैं जरूर नहीं मानता हूँ कि किसी एक ही विचारधारा के अंतर्गत सारी चीजें आए, वो अलग अलग तरह के अनुभव भी हो सकते हैं जो अंततोगत्वा सभी मानव मूल्यों पर दे जाने वाले होते हैं, चाहे वो प्रेम का अनुभव है तो, चाहे वो संघर्ष का अनुभव है तो, चाहे जिस किसी भी तरह प्रकृति का अनुभव है तो। प्रकृति के प्रति आकर्षण था मेरा, फिर घूमता भी था पहाड़ों में भी, रेगिस्तान में भी, सभी जगहों पर। बहुत सारी कविताएं ऐसी मैं सीधे सीधे प्रकृति का वर्णन की तरह से नहीं है, तो प्रकृति उपादान की तरह से उसमें है, और उसी के माध्यम से बहुत सी बातें आई है सामने, तो मन में ख्याल देख। इस बीच में एक और एक और दिशा खुली, क्योंकि मैं इतिहास पढ़ाता था कॉलेज में, तो एक पेपर इंट्रोड्यूस हुआ उसमें, गांधी फिलोसफी का इतिहास। तो मुझे कहा गया कि ये तुम ले लो। गांधी जी, मैं तो रुचि शुरू से भी पढ़ता भी रहा था, उसकी जीवनियाँ भी, ऑटोबायोग्राफी भी, उनके बारे में, उनके विचारों के बारे में, तो मैंने कहा ये मैं देखूंगा। तो उसको पढ़ाने के लिए गांधी को मुझे ठीक तरीके से, मतलब एक व्यवस्थित तरीके से समझने की कोशिश करनी पड़ी। और जब गांधी को समझने की कोशिश की तो उनके साथ के और कई लोग जो थे जो उसी दिशा में काम कर रहे थे, चाहे उनसे थोड़ा भिन्न थे लेकिन उसी का विस्तार मैं मानता हूँ, चाहे विनोबा थे, चाहे लोहिया थे, इन सब लोगों को पढ़ने लगा। और बाद में ये हुआ कि गांधी से भी ज्यादा मेरी रुचि जो थी, गांधी उसमें एक महत्वपूर्ण व्यक्तित्व है, अधिक मेरी रुचि बन गई अहिंसा के दर्शन पर। जब अहिंसा के दर्शन में रुचि बनी, संयोग ये हुआ कि उसी समय ये महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा में बना था, और मैं 2002 में रिटायर हुआ था कॉलेज से, और 2002 में वहाँ क्लासेस शुरू होने वाली। वहाँ उस यूनिवर्सिटी के अंदर एक डिपार्टमेंट खोला गया था अहिंसा अध्ययन का। तो अशोक वाजपेयी जो वाइस चांसलर थे उस समय, उन्होंने मुझे कहा कि हमें हिंदी में इस अध्ययन का कोर्स शुरू करना है। तो मैंने तो कहता हूँ रिटायर हो चुका हूँ, आप मुझे कैसे बुलाएं? तो बोलते हम तुम्हें बुलाएंगे तो राइटर इन रेजिडेंस के रूप में, पर यार काम ये करना है तुम्हें और इसका कोर्स वगैरह डेवलप करना है, सब करना है। तो मैंने कहा ठीक है, मैं रिटायर वही था, उस समय मन नहीं था दोबारा जब आगे काम करूँ। मैं पहाड़ पे जाकर रहने की योजना बना चुका था, एक दो मित्रों से बात भी कर चुका था, जब रहूंगा आया छोटी गए थे, और अपना अभी भी उनसे कह रहा था तो न सही हमेशा के लिए 10-20 दिन तो रहूंगा एक साथ आकर। तो ये चला गया मैं वहां पर। वहां कुछ ऐसी स्थितियां बनी कि 6 साल लगभग मुझे वहां रहना पड़ा। उस बीच में इस विषय पर मैं काफी पढ़ता लिखता रहा, काम करता रहा। ये जो अहिंसा कोर्स की बात हुई है, दरअसल ये थोड़ा सा इसमें मिस इन्फॉर्मेशन हो गई है। इसके दिमाग में तो मेरे उस समय आई थी मुझे ये करना है काम, पर ये वर्धा के लिए नहीं किया गया। ये प्राकृतिक भारती अकेडमी जयपुर में एक संस्था है, उसके लिए मैंने किया, वही से वो प्रकाशित हुआ। वहां से जब काम करके मैं लौटा 6 साल बाद, तो जयपुर में रुका मैं 2-4 दिन के लिए, और वहाँ मित्र लोग थे। उस समय वो गांधी सप्ताह संस्था मना रही थी, तो उनको पता लगा कि मैं आया हूँ, तो गांधी को लेकर के थोड़ा बहुत नाम मेरा होने लगा था, ये लोग लिखते पढ़ते इस बारे में। तो उन्होंने कहा कि आप एक व्याख्यान दे दीजिए हमारे यहाँ करके सप्ताह में महात्मा गांधी पर। तो मैंने कहा मैं आ जाऊंगा, लेकिन मैं महात्मा गांधी पर नहीं बोलूंगा, मैं अहिंसा पर बोलूंगा। तो उन्होंने कहा कि इससे क्या फर्क, एक ही बात है। मैंने कोई एक बात नहीं है, वो एक पक्ष है वहाँ, लेकिन वो एक बात नहीं, वो आप सुनेंगे तब आपको पता लगेगा, वैसे तो एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा आपके साथ।
वो ठीक है, आप आइए। तो करीब घंटे 1.5 घंटे का वो लेक्चर था मेरा। उसमें मैंने अहिंसा को एक लॉ ऑफ लाइफ की तरह प्रस्तावित किया और ये बताया कि अहिंसा जो है उसके मनोवैज्ञानिक आधार क्या है, उसके वैज्ञानिक आधार क्या है, उसके ऐतिहासिक आधार क्या है, दार्शनिक आधार क्या है और उसके आयाम कितने हैं। हम अहिंसा का मतलब सामान्य मानते मारपीट नहीं करनी, तो है, प्रत्यक्ष हिंसा तो ही है, लेकिन इसके अलावा कितने आयाम है, हिंसा के कितने आयाम है, समाज में किस किस स्तरों पर हिंसा है और किन किन स्तरों पर अहिंसा को प्रतिफलित होना चाहिए, इस आइडिया को, ये सारी चीजें वहां पर डिस्कस हुई। तो उससे वो जो वहाँ के डी.आर. मेहता है वो बड़े प्रभावित थे। वो बाहर आके उन्होंने कहा कि, और मैंने शुरू में कह दिया कि मैं इस वक्तव्य में न गांधी जी का नाम लूंगा, न महावीर का नाम लूंगा, न बुद्ध का नाम लूंगा, न विनोबा का या ईशा का या किसी का भी नाम लूंगा, क्योंकि ये सब आप सब लोग जानते हैं, इस पर व्याख्यान देने की जरूरत नहीं। तो सब अहिंसा के बड़े समर्थक रहे, लेकिन मैं उसको एक फिलोसॉफी के रूप में एस्टेब्लिश करना चाह रहा था। और तो मैंने कहा आप हमारे यहाँ कुछ दिन रहिए, आप वहाँ से तो फ्री हो गए। तो मैंने कहा आपके यहाँ क्या करना है, आपके यहाँ तो कोई क्लासेज तो होती नहीं, कोई पढ़ाने का काम तो है नहीं, तो नहीं आप कोई किताब बनाना चाहें, कुछ करना चाहें। तो ये आइडिया मेरे मन में था वर्धा में, तो मैंने कहा नहीं, एक आइडिया था और वहाँ शायद हो जाता वो, लेकिन तब तक ऋषि भी रिटायर कर गए, मैं भी, मेरा भी टाइम पूरा हो गया। बोले क्या था, मैंने कहा ये था। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है, आप हमारे लिए कर दी, हम सारी सुविधाएं आपको जो विश्वविद्यालय देता था हम दे देंगे। तो रहने वहने की व्यवस्था उन्होंने कर दी। मैं 1.5-2 साल में मैंने वो तैयार किया और कुछ ऐसा हुआ कि लगभग आधी एंट्री मुझे खुद ही लिखनी पड़ी। एक तो हिंदी में लिखने वाले कम थे, फिर वो विषय में ऐसे चुन रहा था, उसमें तो अहिंसा के साथ को जोड़ करके लिखना मुश्किल हो रहा था। तो कुछ मित्रों ने काम किया, बड़े बड़े लोगों ने उसमें लिखा, रिंपोचे जी ने लिखा, डॉक्टर विजयचंद्र व्यास ने लिखा, ये सारे बड़े बड़े लोग थे। पांडे जी ने एक लेख मुझे दिया, गोविंद पांडे जी। मैंने कहा पांडे जी लेख नहीं चाहिए, मेरे एंट्री चाहिए, वो हो तो आप दीजिए। बोले अभी तो मैं लिख नहीं पाऊंगा, मैं लेख मैं रीडर नहीं बना रहा, मुझे कष्ट हुआ उनको मना करते हुए, और मैं बहुत सम्मान करता था मेरे तो दादा को। तो लेकिन वो इस तरह से कई लोगों को मना भी किया, कृष्णनाथ जी ने दिया, बहुत सारे लोगों, कुछ ब्रिटिश मिश्र जी थे, बहुत से लोगों ने जो अपने अपने विषय के विशेषज्ञ थे, उन्होंने लिखा। जो नहीं लिख पाए वो आधे मैंने खुद बैठा। तो प्रिंट छप भी गया, अब तो उसका दूसरा एडिशन भी निकल गया, अंग्रेजी अनुवाद भी इसका भी कुछ ऐसा पहले हो चुका है। उन्होंने मुझे कहा अंग्रेजी में कर दीजिए इसको तैयार। मैंने कहा मैं नहीं करूँ, मैंने 65 में शपथ ली थी हिंदी में करूँ, तो मैं तो हिंदी में करूँगा, आप चाहे तो करवाइए, नहीं तो छोड़िए। कह नहीं आप करिए, कोई बात नहीं, हिंदी में कर दीजिए, बाद में आप अंग्रेजी में करवाइए, किसी भाषा में करवाइए, मुझे ऐतराज नहीं। आप कहेंगे तो मैं उसको भी देख लूंगा कि ठीक अनुवाद हुआ या नहीं हुआ, जितनी अंग्रेजी में जानता हूँ, इतनी ज्यादा नहीं जानता, तो फिर भी देख लूंगा। तो वो हुआ, वहां से संयोग हिंद स्वराज के लिए गोष्ठी हुई मसूरी, संस्था है वहां सिद्ध करके, उन्होंने वहां पर रिंपोचे भी आए थे। तो वहां पर ये जो IIIT हैदराबाद के डायरेक्टर थे उस समय, राजीव शंकर, वो भी आए। तो वहां उस गोष्ठी में मैंने कुछ बातें गांधी जी और हिंद स्वराज वगैरह के बारे में कही और बाद में कुछ बातचीत में हिस्सा लिया। तो उनके यहाँ एक कोर्स चलता था, आजकल IIT में भी चलते हैं ह्यूमैनिटीज के कोर्स, तो वहाँ कुछ कोर्स चलता था। तो वो आए मेरे पास कि आप कभी हमारे आ सकते हैं। तो मुझे देखा कोई लेक्चर वगैरह के लिए बुला रहे हैं, मैंने कहा जाएंगे कभी, क्या है। तो अभी आप क्या कर रहे हैं, मैं कभी तो मैं ये काम करते, लंबा काम है, कहा साल 1.5 साल लगेगा। उनकी विशेषता ये रही कि साल भर, ठीक साल भर बाद, मैं ये जून 2009 की बात बता रहा हूँ आपसे, और जून 2010 में उनका फोन आता है मेरे पास में कि आपका वो काम पूरा हो गया, उन्होंने सुना हो गया, महीना 20 दिन में खत्म हो जाएगा, तो अब आप हमारे आ जाइए। तो मैंने कहा मैं पहले ही आ जाता, 2-4 दिन, हम लंबे समय के लिए चाहते। तो फिर उन्होंने मुझे वहां पर बुलाया। वहां भी 2 साल के लिए मैं गया था, मैं 8 साल था। इन 8 सालों में मैंने वहां पर अहिंसा दर्शन पढ़ाया, गांधीयन थॉट पढ़ाया, अल्टरनेटिव टेक्नोलॉजी की बात की, ह्यूमन राइट्स की बात की, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग पेपर्स इस तरह के इंट्रोड्यूस किए। और इन सब की तैयारी मुझे करनी पड़ी। जाहिर है कि बहुत से विषय की तैयारी मैं पहले से कर रहा था, कुछ नए विषय भी थे, उनको नए सिरे से पढ़ना लिखना पड़ा। कुछ फिलॉसफी में मेरी रुचि थी, तो आसानी होती थी चीजों को समझने में शायद। और वहां से लौट करके फिर प्राकृत भारत
कि अकेडमी ने मुझे प्रस्ताव रख दिया कि आप हमारे लिए कुछ पुस्तकें तैयार कर दीजिए। तो मैंने कहा मैं अहिंसा और पीस पर 50 किताबों की एक श्रृंखला तैयार करना चाहता हूँ, अगर आप सुविधा दें तो मुझे दे दें, बताइए क्या चाहिए। तो मैंने पूरा जितना मिनिमम बजट हो सकता था उतना उनको दिया, बोले ठीक है। तो वहां मैं रहा लगभग 3-3.5 साल और 50 किताबें मैंने नॉन वायलेंस के, अहिंसा के और पीस के अलग अलग जो पहलू, अलग अलग जो आयाम है। शिवप्रकाश जी ने भी उसमें हमारी मदद की, 2-3 किताबें उन्होंने भी लिख के दी मुझे, बड़े दबाव से लिखवाई मैंने इससे। मैंने कहा दीजिए तो आपको करना ही पड़ेगा मेरे लिए, और इनका शुरू से रहा है मेरे प्रति। तो एक प्रकार से ये जीवन चलता रहा। अब ये पता नहीं चलने पाया कि मैं कब कविता और नाटक से आते आते इधर आ गया। तो पिछले अर्से में ये वक्त नाटक तो इनके आग्रह के बावजूद और मित्रों के आग्रह के बावजूद मैं नया नाटक नहीं लिख पाया। जो बापू आखिरी नाटक था वही रहा, जो 2003-04 का लिखा हुआ है, 2003। बाकी जो है वो नाटक तो मन बहुत है, बहुत छटपटाता भी है, पर थोड़ा समय मिले ऐसे बैठ के सोचूं उसके बारे में, तब 2-4 थीम सहमी दिमाग के अंदर, कभी कभी वो अंदर से गुरेती भी है, लेकिन अब जब होगा तब होगा। इस बीच में ये काम इतना ज्यादा लग गया है इसके अंदर। अभी इसी बीच में विनोबा पर भी लिखा, और अभी एक किताब लोहिया पर लिखी, अभी जस्ट लिखी है, इस महीने 23 मार्च को ही रिलीज हुई थी। तो लोहिया का जन्मदिन होता है, भगत सिंह की पुण्यतिथि होती है, तो लोहिया अपना जन्मदिन नहीं मनाती, मैं अपना जन्मदिन नहीं मनाऊंगा, पर अपने काम दोनों एक साथ मान लेते तो रिलीज हुई। तो ये सब काम करता रहा हूँ। कितना सार्थक हुआ है कितना नहीं हुआ है तो पढ़ने वाले और आप लोग तय करेंगे, लेकिन मुझे जीवन सार्थक लगता है कि मैं जो करना चाहता था वो होता चला गया, अपने आप रास्ते खुलते चले गए। ठीक है, थोड़ा बहुत स्ट्रगल शुरू में मुझे भी करना पड़ा, सबको करना पड़ता है, फिर बाद में कोई स्ट्रगल जैसी चीज मैं ये दावा नहीं करता मुझे बहुत लंबा स्ट्रगल करना पड़ा। शुरू के 2-3 साल अगर शुरू किया है जीवन में एमए करने के बाद, तो कोई ज्यादा खास स्ट्रगल नहीं था, और वो भी कोई खास स्ट्रगल नहीं था, क्योंकि कोई उनको जॉब तो जो मैं नहीं चाहता था वही से मिल गया काम चलाने के लिए, तो वो करना पड़ा। फिर बाद में जब से मैं एग्रीमेंट्स में गया तब से मेरे मन का काम मिला। मेरे जीवन में मैंने सोचा था कि अगर मुझे कोई प्रोफेशनल काम करना पड़ेगा, क्योंकि लेखक होकर तो जिंदा नहीं रह सकते, तो अगर कोई काम करना है तो या तो मैं पत्रकारिता करूंगा या मैं टीचिंग करूंगा, और इसी तरह की महत्वाकांक्षा थी। तो इसमें भी महत्वाकांक्षा एक स्वस्थ जीवन जीवन में उतना काम मिल जाए तो पर्याप्त है, वो मिल गया सौभाग्य से। और मित्रों का बहुत सहयोग रहा, कुछ बुजुर्ग मित्रों का बहुत सहयोग रहा, मैं भूल नहीं सकता हूँ। अज्ञे जी ने स्नेह मुझे दिया, निर्मल वर्मा ने जो स्नेह मुझे दिया, सर्वेश्वर जी ने जो स्नेह मुझे दिया, नेमी जी ने जो स्नेह मुझे दिया। अब आप देखिए, नेमी जी और अज्ञे जी में बटरे नहीं बैठते थे, शुरू में तो बहुत साथ रहे, पर दोनों मुझे पसंद करते थे। तो भानु कहता ये क्या तेरे अंदर, ये भी पसंद करते, वो भी पसंद करते। मैंने क्योंकि मुझे उनकी झगड़ों से कोई मतलब नहीं है, तो झगड़े वगड़े होते हैं, हो गए होंगे कभी, लेकिन दोनों ही ह्यूमन वैल्यूज को महत्व देते हैं, और शायद उनको लगता हुआ कि ये बच्चा इसी दिशा में आगे बढ़ रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। बाद में और मेरे समकालीन जो और मित्र थे, अशोक वाजपेयी है, गदर राठी है, प्रयाग शुक्ल है, नरेश रक्षोना है, ये 2-4 साल बड़े छोटे हुए, इनसे बड़े अच्छे संबंध बने रहे, सब पसंद करते रहे, आलोचना भी करते रहे, बहुत जमकर के आपस में बहसें भी खूब होती रही। और राठी जी से और भानु भारती से बहुत ठीक है, भानु तो मार्क्सवादी थे उस जमाने में, हम मार्क्सवादी थे नहीं, बहुत तीखी बहसें होती थी, लेकिन उसका कोई असर हमारे निजी रिश्तों पर कभी नहीं पड़ा। आज भी होती है, बहुत से मुद्दों पर हमारी असहमति, अशोक वाजपेयी से तो कई मुद्दों पर असहमति, लेकिन उसके बावजूद मित्रता वैसी की वैसी बनी। पंकज सिंह ने एक इंटरव्यू दिया विष्णु सागर को, तो उसने उसमें चार्ज लगाया अशोक वाजपेयी पर कि वो कभी अपना विरोध बर्दाश्त नहीं करते, पर पता नहीं क्या बात है कि नंदकिशोर उनके मित्र भी उनका विरोध नहीं करते। तो मैंने कहा पंकज मैं विरोध नहीं करता हूँ, असहमति मत करो। विरोध क्या होता है? साहित्य में विरोध कुछ नहीं होता है, विरोध व्यक्तिगत होता है, असहमतियां वैचारिक होती है। तो मेरी असहमतियां हैं उनसे, और विरोध क्यों करूंगा? दूसरे में ये है कि वो भी क्यों नाराज होंगे असहमति से, आज तक तो मैंने कभी देखा नहीं। विरोध करने तो कोई भी नाराज होगा, विरोध होगा, आप भी विरोध करेंगे, स्वाभाविक बात। तो ये तुम गलत कर रहे हो, पर ठीक है, तो जो करे तुम्हारी मर्जी है। तो राया भी पंकज सिंह भी तो
लेकिन इन सब लोगों के साथ रहने से मैं ये मानता हूँ कि अगर आप अच्छे लेखकों के साथ रहते हैं, अच्छे कलाकारों के साथ रहते हैं, अच्छे विद्वानों के साथ रहते हैं, जो उसी को अपने जीवन का लक्ष्य मानते हैं, जो केवल कैरियर नहीं मानते उसको, और से लेखक आजकल कैरियर भी मानते हैं, तो लेकिन जो उसको कैरियर नहीं मानते, जो उसे अपनी खोज का माध्यम मानते हैं, जिनको लगता है कि मुझे कुछ खोज करनी है जो इसी के माध्यम से हो सकती है। मुझे हमेशा लगता है कि प्रत्येक कला एक तरह का अनुभूत्यात्मक अन्वेषण होती है, संवेदनात्मक अन्वेषण होती है। आप मानव संवेदना के और मानव अनुभव के नए नए आयामों को आपके सामने खोलती है। हर कला अपने अपने तरीके से वो अपनी माध्यम से प्रति विशिष्ट होती, जो माध्यम है उसी के अंदर वो खोज होगी, लेकिन वो काम वही करती है सब कला। इन सब में एक आंतरिक संबंध भी बड़ा गहरा इसमें रहता है। और नाटक और भाषा का तो साहित्य का भी गहरा संबंध है। तो नाटक, और इसीलिए मेरे कई बार इसमें भानु से भी और मित्रों से भी हुई है, मैंने कहा मैं नाटक को केवल खेलने की चीज नहीं मानता। खेलने की चीज है पर केवल खेलने की, मैं मानता हूँ कि वो पढ़ने में भी एक नाट्यानुभूति प्रेषित करना चाहिए। अगर नाटक पढ़ते हुए आप नाट्यानुभूति अनुभव नहीं करते, खाली मंच पे देख के करते, तो मैं उसे एक साहित्यिक कृति नहीं मानता। रंगमंची कृति होगी, मैं उसे साहित्यिक कृति तभी मानता हूँ जब वो पढ़ने में भी मेरे मन के पटल पर वो नाटक होने लगे, नहीं तो वो एक अच्छी साहित्य। आप देखिए शेक्सपियर को पढ़िए, किसी भी अच्छे नाटककार को पढ़िए, आपको पढ़ते हो खुद आप ऐसा लगेगा कि नाटक जैसे आपकी आंखों के सामने हो रहा है, आपके मन की आंखों के सामने। अगर ये नहीं हो रहा है तो कहीं ना कहीं कोई समस्या है। अगर आप केवल ये देखते हैं कि मंच पर ये कैसे होगा, तो जरूरी होना, जो दृश्य काव्य है तो मंच में तो उसको होना ही। मैं दृश्य काव्य की भी व्याख्या करता हूँ, नहीं कहता हूँ दृश्य काव्य करता हूँ। आप पेंटिंग को तो दृश्य काव्य नहीं कहते, दृश्य वहां भी है। आप नृत्य को भी नहीं कहते, आप स्कल्पचर को भी, आर्किटेक्चर को भी नहीं कहते, आप नाटक को ही क्यों दृश्य काव्य कहते? तो काव्य के लिए भाषा होना अनिवार्य। काव्य वो इसलिए है कि उसमें भाषा है, इसको स्पीच लैंग्वेज कहते हैं। तो जब तक उसके माध्यम से भी नाटक ना हो, और नहीं तो वाचिक को क्यों माना गया? तो अभिनय का वाचिक अगर अभिनय का एक रूप है तो वाचिक खाली अभिनय का रूप नहीं है, वो अन्वेषण का भी एक रूप है। तो उस वाचक के माध्यम से क्या आप अपने अनुभव में क्या अन्वेषित कर पाते? तो मैं नाटक जो मैंने लिखे हैं, मेरे आइडिया तो यही दिमाग में रहा है, शायद नहीं कर पाया होगा, कहना गलत हुआ तो मैंने सब चाहा था वो कर लिया, लेकिन मेरी धारणा ये थी, यही कविता के बारे में रही हमेशा। और आलोचना के बारे में भी मेरी धारणा हमेशा, एक आलोचना मैंने काफी लिखी है, लेकिन मैंने कभी उन चीजों के बारे में नहीं लिखा जिन्हें मैं पसंद नहीं करता या नहीं कर पाया। जिन लेखकों को मैंने पसंद किया, उनको मैंने क्यों पसंद किया ये मैं लिखता, और उनमें क्या चीज है जो मुझे आगे बढ़ने से रोकती है ये भी पॉइंट आउट करता हूँ। जैसे निर्मल वर्मा के बारे में, अशोक वाजपेयी के बारे में, अंग्रेज जी तक के बारे में मैंने लिखा कि यहाँ तक ले जाते हैं, आगे नहीं ले जाते, ये सीमा है। हर किसी लेखक की होती है, सब कुछ तो कोई हो सकता है, वाल्मीकि की भी हो, लेकिन किसी की भी हो सकती है, लेकिन ये लगता है कि और आगे ले जा सकता था ये यहाँ क्यों हो गया। तो ये मुझे लगता है कि ये बड़ी साहित्यिक कृतियों को बड़े काम देख रहा हूँ। मुझे नाटक देखने के अवसर उतने मिले, अब तो दिल्ली जाता हो रहा हो तो देखता ही हूँ, लेकिन तब तो उससे पहले नहीं देखे अच्छे नाटक। देखो साल भर में बहुत सारे देखने को मिले। जो मैंने रिहर्सल करते हुए देखा शिवराम कारंत, मैं आज भी नहीं भूल सकता दृश्य। यक्षगान करने आए थे, कन्वोकेशन एड्रेस भी था और उसके साथ में प्ले कर रहे थे। यक्षगान करने के लिए जब आए तो मुझे अंग्रेज ने कहा कि शिवराम कारंत आ रहे हैं तो आप एक इंटरव्यू कर लीजिए उनका, एवरीमैन्स के लिए। उनको तो मैं क्या करूँ, मैं जानते ही नहीं उनको, तो कैसे करूँ। और पूरे पूरे मेरा नाम मत लीजिए, मतलब तुम पत्रकार हो तो अपने आप जाओ करो। मैंने कहा ठीक है, मैं क्या करता। तो मैंने भानु भारती को पकड़ा, मैंने कहा मुझे तीन कारण से मिलाओ। बोले क्यों? मैंने कहा मुझे शिवराम कारंत का इंटरव्यू करना है, तो वो अगर कह देंगे तो आप हो जाएगा। तो चलो, तो उन्होंने भी मिलाया, तो उस समय वो बात करने का नहीं, पहले तुम रिहर्सल देखो, नाटक देखो, फिर मैंने बदमाशी की थोड़ी सी। मैंने कहा तुम्हें क्यों उसमें इंटरव्यू करना? मैं कहा मुझे अध्यक्ष ने कहा, बादशाह जी ने। अच्छा बादशाह ने कहा, अच्छा ठीक है। तो और मतलब वो फायदा तो उठाया मैंने,
लेकिन वो परिचय के बाद में। मैं आपसे कह रहा हूँ कि जब मैं रिहर्सल देख रहा था 2-3 दिन देखा, तो वो बूढ़ा आदमी, तो वो नृत्य नाटिका है, रचना उसी तरह की शैली है, तो उसमें जिस तरह से स्वयं नृत्य करके वो बताते थे, एक्टर तो रोने लगते थे, होता नहीं था उनसे उस तरह से। और वो अच्छा डायरेक्टेड लोग, मैं बताऊँ आपके एनएसडी वाले भी, जिनको मैंने डायरेक्शन करके देखा नहीं, ये सब लोग डांटते बहुत, सारे लोग पूरी तरह डांटते हैं एक्टर्स को, जबकि बाद में उतना ही प्यार भी करते हैं, लेकिन जब जो चाह रहे होते नहीं हो रहा होता है, जैसा भयंकर रूप से डांटते हैं। तो मुझे एक दो मित्रों ने कहा तुम भी एक्ट करो, मैं मरे नहीं करूंगा, इतनी डांट नहीं खा सकता। तो लेकिन प्रसाद उसका असर भी होता है, अच्छा निकलता है, उससे बाद में खुश भी होते हैं और उनको खिलाते पिलाते भी हैं, सब कुछ प्यार करते हैं, सब करते हैं, लेकिन उस समय तो जो डांट पड़ती है आप समझिए कि गजब होती है। तो आप भी डांटते होंगे, ऐसा नहीं हो सकता, एनएसडी से निकले तो ऐसा हो नहीं सकता। झुंझलाते होंगे फिर दबाते होंगे, हाँ, लेकिन ज्यादातर लोग बुरी तरह डांटते, तो जितनों को मैंने देखा और बहुत अच्छे नाटक देखने का मौका मिला, उनसे बातचीत करने का मौका मिला। आप देखिए उस समय मनोहर सिंह को देखना, ओमपुरी को देखना, सुरेखा जी को देखना, लुक बैक इन एंगर जब किया गया कि आप देख, बशीर को तो मैं नहीं देख पाया एक्टिंग करते हुए, जबकि उन्होंने वो नाटक देखा था दिनेश पर, हाँ, पर मैं नहीं देख पाया, पर वो खुद नाटक उन्होंने देखा था मेरा, और तब मिलना भी चाह रहे थे, लेकिन संभव नहीं हो पाया। तो वो लेकिन ओमपुरी को जरूर देख, बातचीत भी होती थी उनसे, अंकुर जी तो थे, कई सारे लोगों से, नेमी जी तो क्या छोड़ चुके थे उस समय स्कूल, लेकिन उनसे मिलना जुलना सब होता रहता था। मैं ये मानता हूँ कि अगर थोड़ा बहुत मेंटल हॉराइजन बढ़ा है, विस्तार किया है उसमें, जितना भी किया है उसमें इन सब मिलने जुलने का, जो पढ़ने लिखने का असर था, उससे ज्यादा इन लोगों से मिलने जुलने का असर, बातें साफ होती थी उससे। आप थ्योरी में एक चीज समझ लेते हो, एक अलग बात होती है, लेकिन इसी तरह से गोविंद चंद पांडे से मिलने का, यशदेव शल्य से मिलने का, ये सब दर्शन के डॉक्टर दयाकृष्ण से मिलने का, इनसे बातें, और मेरी अंदर ये तक मैं असहमति व्यक्त करता था वग्गे जी के सामने भी करता, और मैंने कभी नहीं पाया कि वो कभी नाराज होते थे। हर चीज क्यों असहमत हो, तो अपना कारण बताओ, फिर उस कारण को थोड़ा सा स्पष्ट करने की कोशिश करते थे। आखिर तक मैं नहीं एग्री करता तो नहीं वो करता था, लेकिन वो नाराज नहीं होते इस बात से। हमारे शहर में ये वातावरण था, मेरा जो बचपन मेरा जिस शहर में बीता, उस शहर में एक बड़ा अच्छा वातावरण था। उस जमाने में हरीश बादानी वहाँ के प्रमुख लेखकों में थे, पत्रिका निकालते थे, डॉक्टर छगन महोता थे जो मेरे पितृतुल्य में मानता हूँ, उनसे भी बातचीत होती थी। तो शुरुआती दौर में तो इन चीजों ने थोड़ा मुझे उत्साहित भी किया, पर बाद में जब ये इन सब लोगों से मिलना जुलना हुआ और पढ़ना लिखना तो चलता रहा, लगभग काफी महत्वपूर्ण लेखों को पढ़ने की कोशिश की है, आज भी पढ़ता हूँ। जब से मैं इसमें लगा हूँ इस काम में, तब से बाकी पढ़ना लिखना थोड़ा कम हो गया, अहिंसा दर्शन वाला काम और ये राजनीतिक चिंतन वाला काम भी थोड़ा ज्यादा हो गया। अब मैं जितनी जल्दी हो सके इससे छुटकारा पाना चाहता हूँ। एक बार पा लिया था लगभग, मैंने सोचा था कि जयपुर वाले काम के बाद नहीं करूंगा, फिर फंस गया उसमें। ITM यूनिवर्सिटी ग्वालियर ने गांधी के नाम पर एक डेमोक्रेसी सोशलिज्म का स्कूल खोला, तो कहा गांधी जी का नाम था, तो हमारा मन किया कि चलो के साथ बैठ वही बैठ के लोहिया पर किताब लिखी, उन्होंने छापी है और ऐसे ही काम कर रहा हूँ। पर अब चाहता हूँ 1-2 साल में अगर जिंदगी ज्यादा है तब उसको खत्म करूँ और कुछ अपना कविता वगैरह नाटक वगैरह। कविता तो फिर भी बीच में लिख ली जाती है, संग्रह आ भी जाता है, नाटक नहीं होता है। और तो अज्ञे के साथ अपने संस्मरण लिखना चाहता था, पूरी किताब बनाना चाहता था, तो उसके लिए गहरे चाहिए बैठ करके उसका याद करना चाहिए, वो समय नहीं मिल पा रहा है। देखिए आप लोग दुआ करेंगे। मैं गुजारिश करना चाहूंगा कि एक अपनी कविता का जो अंश छोटा सा है वो जरूर, हाँ प्लीज। इस बीच में एक किस्सा सुनाता हूँ, आपका प्ले कर रहा था
राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय रंगमंडल में जिले सुबानी, उसका प्रदर्शन कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में। हमने एक पूरा नाट्य समारोह रखा। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय रंगमंडल ने 8 नाटकों का वो समारोह था, जिसमें अंतराल भी मोहन राकेश जी का भी एक जो लंबी कहा जाए उनकी अपनी जीवनी से ही प्रभावित है अंतराल, उसका भी मंचन था, चंद्रगुप्त था, कई सारे नाटक थे, 8 नाटकों का। तो जिले सुबानी हमारा पहला नाटक था, और कहाँ पे, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में, जहाँ नाटक की कोई परंपरा नहीं होती, और पूरे के पूरे छात्र जो थे वो पूरे कहा जाए कि 1200 करीब स्टूडेंट्स जो थे वो वहां पे बैठे हुए थे। हॉल काफी बड़ा था, करीब 3500 लोगों की कैपेसिटी का वो हॉल था। और जब नाटक शुरू हुआ और थोड़ी देर चला, और उसमें बार बार आता है मुबारक हो मुबारक हो, तो ऑडियंस में बैठे हुए दर्शक बोलते थे इन छोरियों के पालक हो पालक। ये दुकान ऐसा उन्होंने बैठाया कि अब सारे एक्टर्स कहीं ना कहीं, मतलब आपकी कंटिन्यूटी ब्रेक हो रही है, आप कैरेक्टर से बाहर निकल के आ रहे हैं, आपका जो कंसंट्रेशन है वो ब्रेक हो रहा हो, कंटिन्यू जैसे ही ये आता था मुबारक हो, उधर से छोरियों के पालक हो। अंत में पहली बार नाटक रोकना पड़ा। रोक करके मंच पे मैं खुद भी अभिनय कर रहा था, हालांकि बाद में मुझे लगा मुझे ये नहीं कहना चाहिए था, लेकिन उस समय एक अभिनेता का जो था वो कहीं ना कहीं वो एक क्रोध था कि तब मैंने मंच से ये बात कही कि सही में लोग कहते हैं कि हरियाणा में कल्चर और एग्रीकल्चर एक समान है, और उसकी आप लोग जो है यहाँ पे बहुत जीते जागते आप लोग नमूने। तो अगर आप लोग शांत हो सकते हैं तो बाकी नाटक करेंगे, अन्यथा नहीं करेंगे। खैर नाटक चला, और आर्टिस्ट बोलते हैं सर यहाँ नहीं करेंगे, आप यहाँ से पैकअप कीजिए, हम चलते हैं, इतनी बेइज्जती हम बर्दाश्त करेंगे। हमने करने आए हैं तो करके जाएंगे, देखते हैं कल का दिन और देखते हैं। हम लोग गेस्ट हाउस के बाहर बैठे हुए थे, एक फाउंटेन था, 8-10 आर्टिस्टों के साथ बैठे हुए थे, उधर से 15-20 लोगों का स्टूडेंट्स का जमावड़ा चलता चला आ रहा। हमने कहा गुरु अब तो कांड हुआ। आर्टिस्ट बोलते सर चलिए अंदर चलते, मैंने कहा नहीं अंदर नहीं जाना, जो होना यही होना है, देखते क्या। और वो लोग आए, बड़ी शालीनता के साथ उन्होंने माफी मांगी। माफी मांगने के बाद उन्होंने कहा कि गुरुजी आप कल से नाटक कीजिए, यहाँ पे बिल्कुल शोर नहीं होगा। मैंने कहा हम ये भी नहीं चाहते, जहाँ शोर करना है वहां शोर कीजिए, जहाँ ताली बजाना है वहां ताली बजाइए, अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा हूट करना है हूट कर दीजिए, लेकिन ये हरकत नहीं। और दूसरे दिन हमारा 11 बजे नाटक था अंतराल, जो कि पूरी तरह से कहा जाए संवादों के ऊपर आधारित था। मोहन राकेश जी की अपनी एक ऑटोबायोग्राफिकल वर्क है वो, और उसमें वीडियो का भी हमने इस्तेमाल किया था, लेकिन पिन ड्रॉप साइंस, कहीं कोई एक भी शब्द नहीं। और ये एक नाटक का असर है कि आप किस तरह से एक ऐसे लोगों को भी अपने साथ लेकर के आ सकते हैं जिन्होंने कभी उस तरह से नाटक नहीं देखा था, उनको आप असभ्यता से सभ्यता की ओर कैसे लेके चलते हैं, ये जीता जाता वो उदाहरण था। सर प्लीज। बहुत शुरू की कविता है जो कि कविता का शीर्षक है बांसुरी और मोरपा। अब जरा देखिए देख कवि इसको कैसे लिखता है। बुरा तो नहीं मानोगे यदि मुझे अब तुम्हारी बांसुरी बने रहना स्वीकार नहीं। बुरा तो नहीं मानोगे यदि मुझे अब तुम्हारी बांसुरी बने रहना स्वीकार नहीं। यह नहीं कि मैं उपेक्षित हुआ, बल्कि अधरों पर तुम्हारे सदा सज्जित रहा, किंतु मेरा कब रहा संगीत वह जो मेरे ही रंध्र रंध्र से बहा। मुझसे तो अच्छी नहीं वह मोर पांख जो तुम्हारे मुकुट पर चढ़ी, और न भी चढ़ती पर जिसका सौंदर्य उसका अपना था। मुझसे तो अच्छी नहीं वह मोर पांख
जो तुम्हारे मुकुट पे चढ़ी और न भी चढ़ती, पर जिसका सौंदर्य उसका अपना था, यह अंतर क्या कम है? यह अंतर क्या कम है कि तुम्हारा संगीत मेरी व्यवस्था है और मोर पंख का सौंदर्य तुम्हारी। यह अंतर क्या कम है कि तुम्हारा संगीत मेरी व्यवस्था है और मोर पंख का सौंदर्य तुम्हारी। बुरा न मानना, अब मैं तुम्हारी बांसुरी नहीं रहा। और दूसरी एक कविता है उपकरण। किसी और का सपना नाटक का जिक्र हुआ था, तो आप समझिए कि उसका शीर्षक इसी कविता से दिया गया। पत्थर क्या नींद से भी ज्यादा पारदर्शी होता है? पत्थर क्या नींद से भी ज्यादा पारदर्शी होता है कि और भी साफ दिख जाता है उसमें भी तुम्हें अपना सपना? तुम जिसे उकेड़ने लगते हो, शिल्पी जो ठहरे, पर क्या होता है उन टुकड़ों का? पर क्या होता है उन टुकड़ों का जिन्हें तुम अपने उकेड़ने में, अपने पे गौर कीजिएगा, जिन्हें तुम अपने उकेड़ने में पत्थर से उतार देते हो? पर क्या होता है उन टुकड़ों का जिन्हें तुम अपने उकेड़ने में पत्थर से उतार देते हो? और उस मूर्त का जो जैसी भी हो तुम्हारी ही पहचान होती है पत्थर की। उनमें भी क्या सिसकता नहीं रहता होगा पत्थर का भी कोई क्षण विक्षण सपना अपना? उनमें भी क्या सिसकता नहीं रहता होगा कहीं कोई पत्थर का भी क्षण विक्षण सपना अपना? हाँ, पत्थर तो उपकरण ठहरा। हाँ, पत्थर तो उपकरण ठहरा, उसका अपना क्या सपना क्या? तो क्या वे जिनका अपना नहीं होता कुछ उपकरण हो जाते? तो क्या वे जिनका अपना नहीं होता कुछ उपकरण हो जाते हैं मूर्त करने को किसी और का सपना? वे लेते हैं प्रतिशोध। शब्द मेरे मुखौटे हैं, शब्द मेरे मुखौटे हैं जिनमें अपने को छुपाता हूं मैं। अपनी लिप्सा, महत्वाकांक्षा, मक्कारी, फरेब और घृणा, मैं अपना। शब्द मेरे मुखौटे हैं जिनमें अपने को छुपाता हूं मैं। अपनी लिप्सा, महत्वाकांक्षा, मक्कारी, फरेब और घृणा, भय अपना। कितनी मदद की है शब्दों ने मेरी, कितनी मदद की है शब्दों ने मेरी। उनका धन्यवाद करता जब अपनी ओर मुड़ता हूं, उनका धन्यवाद करता जब अपनी ओर मुड़ता हूं, पाता हूं बस खूखल, जिसको छुपाता खुद मुखौटा बन गया हूं मैं। उनका धन्यवाद करता जब अपनी ओर मुड़ता हूं, पाता हूं बस खोखल, जिसको छुपाता खुद मुखौटा बन गया हूं मैं। बेचारे नहीं है शब्द, बेचारे नहीं है शब्द, वे लेते हैं प्रतिशोध। शब्दों को जैसा बरतते हो तुम, वे तुमको वैसा बरत लेते हैं। बेचारे नहीं है शब्द, वे लेते हैं प्रतिशोध। शब्दों को जैसा बरतते हो तुम, वे तुमको वैसा बरत लेते हैं। बड़ी कविता जो एलएसटी पे आपकी प्रेम कविता सुनाती था। कितने अलग रंग हैं। प्यार सुनना चाहती हो तुम, कहना नहीं। प्यार सुनना चाहती हो तुम, कहना नहीं। प्यार सहना चाहती हो तुम, बहना नहीं।
होना चाहती हो तुम, खिलना नहीं। कितने अलग रंग हैं प्यार होने के तुम्हारे, कितने अलग रंग हैं प्यार होने के तुम्हारे। शुक्रिया सर, आपने बहुत विस्तार से अपनी रचनात्मक यात्रा के बारे में हमसे साझा किया और बेहद शुक्रिया इन खूबसूरत कविताओं के लिए। अब हम इस मंच को आपसे संवाद के लिए खोल रहे हैं। तो जिस किसी को भी बातचीत की शुरुआत करनी हो वो अपनी जगह पे हाथ उठा सकता है और माइक उस तक पहुंच जाएगा और फिर आप अपने सवाल पूछ सकते हैं। यहाँ नाटक जो है वो अभिनय का माध्यम है, फिर आगे एक्सप्लेन करते हुए बताया दृश्य काव्य में कि इसके लिए भाषा की आवश्यकता होती है। तो अभिनय का माध्यम कहना तो एक तरह से अमूर्त बात होती है ना, इसके लिए कुछ चाहिए होता है। तो आगे आपने जो कहा कि दृश्य काव्य है इसलिए भाषा की आवश्यकता होगी, तो फिर इन दोनों बातों में तो एक कॉन्ट्रडिक्शन दिखता है। अभिनय कभी अमूर्त नहीं होता, तो हमेशा मूर्त होता है और उसके लिए कुछ मूर्त स्थितियों की आवश्यकता है। अब जब मैं कहता हूँ कि भाषा ही अभिनय है, यानी आपको इसलिए ऐसी भाषा विकसित होनी होती है, उसके अंदर ऐसी भाषा का निर्माण उसमें किया जाना होता है या हो जाना होता है जो उन स्थितियों को मूर्त कर सके। और अभिनय हमेशा जितना जटिल स्थितियां होगी उतने अधिक महत्वपूर्ण होगी, जिसमें अंतर्द्वंद होगा। इसमें देखिए कुछ नाटक आप देखो सीधे सीधे अच्छा बुरा आमने सामने है, तो उसमें अभिनय में अधिक मुश्किल नहीं आएगी क्योंकि आपको एक ही रॉ में बहना है। लेकिन अगर एक व्यक्ति को एक ऐसा दृश्य दिया जाएगा या एक ऐसी मनस्थिति या स्थिति दी जाएगी जिसमें उसको एक साथ कई प्रकार की कहना चाहिए कि जटिलताओं में से गुजरना है, ये वो आप बहुत एक अच्छी, मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ अपने ही नाटक। तो एक हस्तिनापुर नाम का मेरा नाटक है, उसमें दृश्य ये आता है कि आप कथा सब जानते हैं महाभारत की, उसको नहीं बताऊंगा। उसमें दृश्य ये आता है कि व्यास मुनि जो है वो अंबिका के पास में नियोग के लिए आए, सभी जानते इस कथा। उससे पहले अंबिका जो है उसको ये कहा गया है, उसके साथ मूल महाभारत में उसकी सास जो है सत्यवती वो आकर के कहती है कि भाई राज्य के लिए उत्तराधिकारी चाहिए और नियोग हमारे यहाँ मान्य है परंपरा में, तो पर नियोग या तो देवर करेगा या कोई ब्राह्मण करेगा। तो ये तो वो कहते तुम्हारे देवर जो है वो आएंगे नियोग के लिए। अब अंबिका के लिए देवर का नाम से कोई भीष्म है, वो तो नहीं जानती थी कि व्यास भी उसके देवर है, तो वो सत्यवती के पुत्र है व्यास जी, तो उसको नहीं मालूम था, किसी को नहीं मालूम था सिवाय सत्यवती के और व्यास के। तो हुआ ये कि वो बहुत प्रसन्न है, देखिए मजे की बात है, वो नियोग के लिए बहुत प्रसन्न है। जो कथा आती है उसमें ये बताया गया है तो बहुत तैयारी करती सजती है, संवरती है, राशि से कहती है कि तुम करो। वो अपने को भाग्यशाली मानती है। भीष्म जिन्होंने अखंड ब्रह्मचर्य का व्रत ले रखा है वो नियोग के लिए सहमत हो गए और मेरे प्रति तो कहीं ना कहीं उनके मन में आकर्षण रहा होगा मेरे प्रति, इसीलिए वो सहमत हुए। और वो भीष्म ही थे जो उनको उठा के लाए थे शादी करने के लिए, अपने भाई से विवाह रचाने। तो वो बहुत प्रसन्न है। जब एंट्री होती है व्यास की तो वो देखती है अभी क्यों आ गए, तो वो नमस्कार वगैरह करती है, आप मुझे इस समय, तो वो तुम्हें माँ ने बताया नहीं नियोग के लिए। अब आप समझिए वो व्यास मुनि को देखती तो सम्मान का भाव, संभ्रम, फिर वो घबरा जाती है और फिर व्यास अपने कुरूप और वो है काले कलू के पास। तो अब आप समझिए कि एक स्त्री जो इस स्थिति में से गुजर रही कि कहाँ वो एक ऐसे व्यक्ति की प्रतीक्षा कर रही है और अपने को धन्य मान रही है, और दूसरी ओर एक ऐसा व्यक्ति आता है जो बहुत सम्मानजनक है लेकिन प्रेम नहीं किया जा सकता जिससे, और जिसके साथ में वो सोच भी नहीं सकती थी, लेकिन वो मजबूर है क्योंकि उसको क्या तो समर्पण करती है। और अंधा राष्ट्र से पैदा होता है वो तो फिर अलग, आप जानते हैं कहानी को।
पर अब आप मुझे बताइए कि अभिनय की जो स्थिति या जो चैलेंज अभिनय का किस स्थिति में बनता है, वो सामान्य स्थितियों में नहीं बनता। मेरे इस नाटक की शुरुआत जो हुई थी लिखे जाने मन की, पहला जो दृश्य मेरे दिमाग में आया था ये था। फिर इस दृश्य को या इस तरह के अभिनय को एक दृश्य से अभिनय बनेगा नहीं, तो पूरा आपको आगे पीछे कथा भी देखनी पड़ेगी, तो वो फिर अब डेवलप होती चली गई। बल्कि हुआ ये कि मैंने ये सोचा कि मैं जो शुभा माँ है विदुर की, उसका नाम कहीं नहीं, राशि है केवल जो विदुर जिससे पैदा होती है, उस राशि को शुभे कहते हैं व्यास श्लोक में, तो मैंने उसका नाम शुभा रखा। तो वो शुभा जो है वो कम सब चीजों को देख रही है, तो इसको एक कथा में ये कहानी सुना रही है, उसमें से दृश्य बनते चले जाएंगे। तो अब हुआ ये जो मैंने नहीं सोचा था कि मैं बताऊँ कैसे आप अनुभव में प्रवेश करते दृष्टिया पर, कि उस नाटक में सुबह मुख्य चरित्र और जो रक्त शुद्धि के और वर्ण के सारे जो सवाल इसमें आए उठे हैं वो शुभा के माध्यम से, जबकि मेरे मन में तो दृश्य वो था और वो बहुत अच्छा किया गया उसको, मतलब बच्चू भाई ने किया था, हाँ नहीं उन्होंने किया था, ये रोल जिसने किया था अभी का ठीक का नाम देखिए बुरा बात नहीं, इनका नहीं गया तो मैं तो वो क्या है कि स्थिति ये हुई। तो अब मैं आपसे कह रहा हूँ कि ये सिचुएशन अब इस आजकल भाषा अगर इसके अनुकूल ना हो तो कैसे ना, तो भाषा को अभिनय हो जाना पड़ता है। और मैंने आपसे कहा कि काव्य की जो अभिनय के रूप माने गए उसमें वाचिक भी, वाचिक का क्या मतलब, खाली उच्चारण कर रहा नहीं, भाषा अगर उच्चारण में है ही नहीं उसमें तो कैसे उच्चारण करेंगे। आपको उसमें ऐसी भाषा का आविष्कार करना पड़ता है, आपकी आविष्कार अपने आप करती है। अगर आप भाषा को थोड़ा बहुत अपने को समर्पित करते हैं भाषा को तो अपने आप पैदा, इसलिए इसमें ग्रोथ करेंगे। नेक्स्ट सर मेरा नाम कुमार अभिनव है। और सर जैसे आपने कहा कि बचपन में आपने नाटक लिखा था और उसके बाद आपको हिम्मत नहीं हुआ कि नाटक फिर से लिखा जाए, तो सर साहित्य पढ़ने और लिखने के जब एक वो आता है तो कविताएं हो या कुछ लिखने की बात हो तो एक डर रहता है कि क्या हम सही लिख पा रहे हैं या क्या ये सही हो पाएगा, या हम कुछ लिख रहे हैं तो वो सही है कि नहीं, तो इससे कैसे निपटा जाए आपके। वो तो बेटे आज भी होता है जो लिख पा रहा हूँ, जो कुछ निकल रहा है वो सही है। देखिए सही और गलत कुछ नहीं, आपको केवल ये देखना है कि आप उसमें अपने को कितना अलग कर सकते हैं। मैं ये मानता हूँ जब बहुत से मित्र शिवका जी लेखक की शुद्धता की बात करते हैं, वो ठीक है, कोई दबाव उस पर नहीं होना चाहिए, पर मैं लेखक की शुद्धता की नहीं, लेखन प्रक्रिया की शुद्धता की बात करती हूँ। लेखन की प्रक्रिया में अगर आप इंटरफेयर करने लगते हैं, आप मुझे ये कहना है कि जब आप बार बार कहने लगते हैं या उसी के लिए लिख रहे होते तो अच्छी कविता है, चालू कविता बन जाएगी, प्रभावित भी कर देगी, आप भी संतुष्ट रहेंगे, देखो मेरे कोई कहना था मैंने कह दिया। पर कविता या कोई भी कला, मैंने आपसे कहा कि पहले जानने का माध्यम होती है, कहने का वो बात, वो पहले से जाने हुए को कहने का माध्यम नहीं होता। उसकी उस प्रक्रिया के अंदर ही आप जान पाते हैं कुछ ऐसा जो आपने पहले नहीं जाना। अगर आपको लगता है कि हाँ ये मैंने पहले नहीं जाना था इस तरह से, या इस चीज को इस तरह पहले नहीं देखा, अगर मैं अपनी ही कविता का उदाहरण बांसुरी मोर पाप का, तो इससे पहले तो मैंने नहीं देखा था ना इस तरह, तो अचानक मुझे लगा करे देखो ये, अब इसमें कई चीजें आगे इसका आता है, तो पॉलिटिकल पॉइंट भी कह सकते हैं, कई आयाम इसको हो सकते हैं, लेकिन मेरे मन में एक नया आयाम देखा मेरे, जब इसके बारे में सोचने लगा मैं, तो शायद बांसुरी को तो हम सब मानते हैं कि वो तो कृष्ण का रूप ही है। इसने मुकुटधारी नहीं कहा कृष्ण, मुकुटधारी तो बहुत लोग हुए, मोर पंखधारी का, लेकिन मोर पंखधारी तो मोर पंख तो उसके बिना भी मोर पंख है कृष्ण, पर बांसुरी तो उसके बिना कुछ नहीं, कृष्ण नहीं है,
यहाँ प्रश्न का सवाल नहीं। कोई न कोई आपको बजाएगा तब आप बचेंगे। तो आपकी सार्थकता किसी के द्वारा उपयोग में नहीं जाने, आप वहाँ उपकरण हो जाते, आप दूसरी कविता से दूर सकते हैं, उपकरण हो जाते। तो आप जब एंटर करते हैं किसी अनुभव के अंदर, तो भाषा आपकी मदद तभी तक करती है जब तक आप अपने को भाषा के ऊपर नहीं थोपते। जब आप उसमें एंटर करते हैं, उसको अपने आप विकसित होने देते हैं, धैर्य रखिए, होगा। और अगर आपको लगता है हाँ ये चीज मैंने ऐसे पहले नहीं देखी, तो आप मुझे दिखाई दी, या जितना मैंने देखा उसमें ये चीज मैंने इस तरह नहीं दिखाई दी, तो आप वो अच्छी कविता, मेरी ये मान सामान्य रूप से। हाँ, क्या है हम लोग तो अक्सर ही बात करते रहते हैं, इसके बावजूद पता नहीं क्यों इधर मुझे ये लगने लगा है कि जैसे आप हैं और केदारनाथ से दो हमारे समय के बड़े कवि आपके सामने, मुझे नहीं कहना चाहिए किंतु मैं कह रहा हूँ, आप दोनों ने हमने पाया कि न तो कविता की जमीन कोई नई तराशी और नहीं अपना कोई नया शिल्प तराशा, जैसे शुरू किया वह आज तक बरकरार है। और इसके बावजूद अच्छी कविता और उच्च कविता दोनों ही गुणों से लैस होकर के आई। तो वो क्या तत्व था, वो एसेंस वो किस तरह का था जो कि ये ढला, पता नहीं। मतलब ये तो बड़ा एक ऐसा सवाल है, इसका मैं क्या उत्तर दे सकता हूँ। पहली बात तो यही कि हम लोग जब लिखते हैं तो अक्सर जमीन भी बदल जाती है और शिल्प भी बदल जाता है, और इसके बावजूद बड़ी कविता तो आकर्षित कर लेती है, लेकिन वो एक बड़ी कविता नहीं बना, अच्छी कविता नहीं बना। किंतु आप दोनों में ये कैसे सध गया कि ये बन गया, क्या होगा और क्या वो तत्व रहा, तत्व क्या रहा, ये तो मैं क्या कह सकता हूँ। पहली बात तो केदार जी बहुत बड़े कवि, मैं तो बच्चा हूँ उनके साथ, लेकिन आपने कहा तो मैं इसको एक अपने लिए मानता हूँ। पर मुझे हमेशा ये लगता है कि शिल्प जिसे आप कह रहे हैं वो केवल फॉर्मल ऊपर से चेंज नहीं होता। और ये काम आप जैसे केदार जी के बारे में शमशेर की सारी कविता थी, आप देखिए लगभग मुक्तिबोध की स्वयं लगभग वही शिल्प सब जगह पर, वो बदलता नहीं। रघुवीर साहब में बदलता है, जरूर थोड़ा बदलता है, सर्वेश्वर जी में भी खास नहीं बदलता, दो चार अंत में कुछ कविताओं में बदला है, श्रीकांत वर्मा में बदलता है। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि ये बदले या न बदले, लेकिन हर कविता में अगर कुछ ऐसा भाषा का विन्यास आता है तो ऊपरी शिल्प चाहे न बदला पर वो आंतरिक शिल्प बदलता है, क्योंकि वहां पर आपने ऊपर से दिखता है तो ठीक है, इसका विन्यास वैसा ही है जैसा कि बाकी जगह पर अगर हर कविता में उस विन्यास से एक नई चीज आपको मिलती है, अगर मिलती है तो शिल्प बदल गए, उसका शिल्प वही उचित था उसके लिए, उसमें आया है। हो सकता है उसके कारण से बहुत सारी अन्य अनुभव आने से रह जाते हो, मैं ये नहीं कहता कि सभी अनुभवों के लिए ये तरीका हो सकता है। केदार जी में भी रह गए होंगे बहुत से, मुक्तिबोध में भी रह गए होंगे, ये में रह गए होंगे, शमशेर में भी रह गए होंगे। आप देखिए शमशेर की जितनी श्रेष्ठ कविता है उनका शिल्प लगभग समान, वाम वाम दिशा वगैरह छोड़ दीजिए, उनको बहुत अच्छी कविता भी नहीं है, लेकिन आप सामान्य रूप से देखें तो ये इसलिए संभव होता है कि उनके लिए महत्वपूर्ण है अनुभव की वो गहराई, जिसमें अपने आप वो शिल्प में ढलती जाती है। उसके लिए प्रयत्न पूर्वक उसको बदलना, कुछ लोग बदलते हैं, मैं मानता हूँ रघुवीर साहब ने प्रयत्न पूर्वक बदला, उनकी कोशिश से रही है कि मैं हर नए संग्रह में कुछ नया करूँ और कुछ अच्छी कविताएं भी उसमें लिखनी है। लेकिन वो एक जो एक क्रमिकता दिखाई दी, विकास, अच्छा वो शिल्प एक होती है उसमें विकास आपको दिखाई देगा, सपाट नहीं है, उसी जमीन पे नहीं खड़ा, उसकी जमीन ऊपर होती चली जाती है। तो वो शायद चीज हो सकती है जो आपको एक शिल्प या लगभग एक शिल्प में रहते हुए या एक जैसे शिल्प में रहते हुए नए अनुभव की तरफ ले जाए। अगर कुछ उसका उत्तर हो सकता है तो अभी तक मुझे, लेकिन मैं नहीं जानता कि
ऐसा हो पाया नहीं हो पाया मेरी कविता में, पर जहाँ जिन कविताओं में मैंने ऐसा देखा है उनका मुझे लगता है कि उन लोगों के यहाँ ऐसा हुआ है। पीछे पीछे। हाँ, नमस्ते सर जी, मेरा नाम गोविंद सिंह है। अभी आपके द्वारा एक बात कही गई कि लेखक को अपने से अलग होकर लिखना चाहिए, तब वो शायद और बेहतर लिख सके। लेकिन निराला जी की एक कविता है तोड़ती पत्थर, और वो इलाहाबाद के पथ पर जब देखते हैं उस औरत को जो पत्थर तोड़ती हुई है, और एक कविता लिखते हैं तोड़ती पत्थर, तो क्या कोई लेखक अपने विचारों से ही तो वो लिखा होगा, जो है लिखे थे इस चीज को जो है, तो क्या एक लेखक को जो है अपने विचारों से अलग होकर ही लिखना चाहिए? एक तो एक कवि का या रचनाकार का विचार कहाँ से आता है जी, आप अपने विचार कहते हैं तो इसका मतलब पहले से तय विचार है, उसके मुताबिक वो दृश्य को देख रहा है, उसके मुताबिक लिख रहा है या उस दृश्य की व्याख्या कर रहा है, वो अच्छी कविता नहीं। निराला की जो कविता है तोड़ती पत्थर, कोई भी व्यक्ति जो संवेदनशील व्यक्ति है उस दृश्य को देखेगा तो क्या कहेगा, क्या लिखेगा उसमें? निराला ने लिखा। कोई भी उसका विचार कुछ भी, अगर वो संवेदनशील है और उस दृश्य को कविता की तरह लिख रहा है तो वो उसके अलावा क्या लिखेगा? उसमें निराला को अपना विचार नहीं, निराला तो वेदांती भी थे, निराला तो लोग मानते मार्क्सवादी हो गए जो नहीं हुए, ऐसा मानते हो गए, लेकिन क्या लिखे? जब मैं अपने को अलग रखने की बात करता हूँ, मैं कहूँ आप अपने को थोपिए मत रचना, आप जो चाहते हैं उस रचना से करवा दें, ऐसा मत करिए। मैं उपन्यास में ना नाटक में तो उसमें यंत्र हो जाते हो आपकी तरह से समझे, उनका अपना भी कुछ होते हैं। जैसे मैंने आपसे कहा सुबह मेरे लिए उपकरण थी शुरू में, जब वैसी बंदी रहती तो वो बुक सेट पे नहीं बनती, और वो भी मेरे चाहने से नहीं हुई, उस नाटक की प्रक्रिया में अपने आप ये आपको सोचना पड़ेगा। देखिए एक बहुत, और अपने अनुभव से भी आपको अलग होना पड़ेगा। अगर आप लिखना चाहते अनुभव के अंदर है तब तक नहीं लिख सकते, जब आप अपने अनुभव को भी अपने से अलग होकर के देखते हैं, अपने को से अलग करके देखते हैं। हमारे उपनिषदों में कहा गया वो है तो दार्शनिक बात, पर वो सभी तरह की चीजों को लागू होता है। जो श्लोक आता है सुपर्णा संज्ञा सखाया वाला, उसमें कहा गया एक पक्षी है जो देखता है, एक पक्षी जो भोगता है। उसको दार्शनिक व्याख्या होगी एक आत्मा है, एक कर्म करने वाली आत्मा है। लेकिन मुख्य बात यह है कि जब तक आप स्वयं अपने अनुभव के दर्शक नहीं हो पाते, जब तक आप अलग नहीं होते। ये एलियट ने एक जगह लिखा है कि there is always a separation between the man who suffers and the artist who creates। इसका अर्थ है कि वो आदमी अलग अलग है, उसी आदमी में दो रूप है, एक आदमी जो उसको भुगत रहा है, लेकिन दूसरा अपने को भुगतते हुए देख, और ये जो अपने को भुगतते हुए देख रहा है ये बड़े आर्टिस्ट का लक्षण, उसके बिना बड़ा आर्ट पैदा नहीं। मैं आपसे बता रहा हूँ एक दोस्तोवस्की का उपन्यास है गैम्बलर, बहुत छोटा सा उपन्यास। दोस्तोवस्की गैम्बलिंग के शौकीन, खुद जुआ खेलते, और वो जो उपन्यास है वो उन्होंने आप एक जुआरी की जो मनस्थिति होती है वो स्वयं उन्होंने भुगती है, पर उस भुगतने को देखा भी, अपने अपने भुगतने को और तब उसको लिख पाते। ये तब संभव होता है जब आप अपने को बीच में डालते कुछ ये कहना है, आपके मेरा ये विचार है, तो फिर वो विचार को छंद में लिख दीजिए, वो भी करता है, उसके अलावा क्या कुछ करना है। बहुत से लोग ऐसा करते भी हैं, पर मेरी राय में वो बड़ी कविता नहीं। नेक्स्ट पीछे इधर सर प्रणाम, मेरा नाम प्रभाकर है। और सर आप अभी बता रहे थे कि आप गांधी जी से प्रेरित हैं, और उसमें आप हिंसा और अहिंसा दोनों की आपने बात कही, और आपने ये कहा कि अहिंसा के भी कई आयाम होते हैं, और यही नहीं होता कि आप किसी से मारपीट ना करें, तो सर उसके और कौन से आयाम हैं, थोड़ा सा उस पर ये तो बहुत बड़ा व्याख्यान का विषय हो जाएगा, लेकिन ठीक है मैं संक्षेप में इसका उत्तर देता हूँ। देखिए कई तरीके, एक होती है संरचनात्मक हिंसा, आपकी
आपकी व्यवस्था में हिंसा है, वहां कोई आदमी हिंसा नहीं कर रहा। अगर मान लीजिए कि आप एक ऐसी इंडस्ट्री बिठाते हैं जो नदी को नुकसान पहुंचा रही है, जो शोषण कर रही है मजदूर का, जो पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रही है, पक्षियों को नुकसान पहुंचा रही है, तो ये हिंसा है कि नहीं? ये कोई आदमी नहीं कर रहा, एक स्ट्रक्चर जो बना है, इकोनॉमिक स्ट्रक्चर, वो कर, तो इसको कहा गया है स्ट्रक्चरल वायलेंस। हमारी जो सामाजिक आर्थिक राजनीतिक संरचना है उसमें अपने आप आपके परिवार में विधवाओं के प्रति जो व्यवहार होता था, पहले स्त्रियों के प्रति जो व्यवहार होता था, अभी भी होता है, जाति व्यवस्था में जो व्यवहार होता था, कोई एक इंडिविजुअल नहीं कर रहा, बहुत से अच्छे लोग भी इसी को मानते थे, अन्यथा बहुत भले लोग हैं वो, पर वहां पर वाकई वही व्यवहार करते क्योंकि वो सामाजिक संरचना में अंतर नहीं, इसलिए उसको स्ट्रक्चरल वायलेंस। एक होती है कल्चरल वायलेंस, आप अंग्रेजी पढ़ने के लिए मजबूर कर दिए, ये क्या? इसने आके नहीं कहा पढ़िए, मत पढ़िए, नहीं पढ़ना है, पर नहीं पढ़ेंगे तो क्या होगा, आप जानते हैं। तो इसलिए ये इसी तरह से आपके रहन सहन पर, आपके खान पान पर, आपके व्यवहार पर, आप फिल्में देखते होंगे, मैं आजकल नहीं देखता हूँ, पहले जब देखता था आपकी उम्र में, तो उस समय अक्सर हर आजकल तो आइटम डांस होता है फिल्म में, मैंने सुना देखा, उस समय तो अलग हीरोइन खुद ही कर लेती होती, लेकिन उस समय एक अलग डांसर बुलाई जाती उस तरह के, हिलन बड़ी प्रसिद्ध डांसर। आप हिलन के दृश्य देखिए, डांस अधिकांश में कह रहा हूँ, बहुत अच्छी डांसर थी वो। तो अब वो जब डांस कर रही है तो उसके चारों तरफ काले लोग उसको घेरे हुए, या जंगली आदिवासी रूप में लोग उसको घेरे हुए, अरे उसको आक्रामक तरीके से उसको कर रहे हैं, पिंजरे में बंद कर रहे हैं। ये क्या है? काले लोगों के प्रति आप क्या बता रहे हैं, आदिवासियों के प्रति क्या कर रहे हैं? आप ये देखेंगे कि ज्वाइन को बुरा चरित्र आता है तो काना होगा, लगड़ा होगा ना? क्यों? क्या काने भले आदमी नहीं होते, लगड़े भले आदमी नहीं होते? लेकिन आप ये सारे ये कल्चरल वायलेंस आपके बिलीफ सिस्टम में आ गया है, आपकी विश्वास प्रणाली में आ गया कि ये ऐसा हो। लोक साहित्य में हम बहुत तारीफ करते हैं, लोक साहित्य, उसमें ऐसी 50 चीजें मिलेंगी। हमारे राजस्थान में वो है दोहा कि काना घोड़ा काबरा सर से गंजा हो, यानी एक आंख वाला हो, ये आंखें थोड़ी कबरी हो, काबरा, घोड़ा यानी लगड़ा हो, और गंजा हो, सर से गंजा हो। इन चारों से बात करें तो हाथ में डंडा हो, और ये पॉपुलर है वहां। तो आप समझिए ये क्या है, हम सोचते नहीं इस चीज के बारे में। ये सारी सांस्कृतिक हिंसा, सांस्कृतिक हिंसा मतलब हमारे जो बिलीफ सिस्टम में, हमारी विश्वास प्रणाली में, हमारे सोचने के ढंग में जो हिंसा आ गई है वो कल्चरल वायलेंस। तो ये हमें समझना पड़ेगा कि ये कितने रूप में वायलेंस। आप चुनाव हो रहे हैं, मान लीजिए आपने एक आदमी को वोट दिया, उस आदमी ने कभी आपसे पूछा आपसे कि आप क्या चाहते हैं इस वजह से, फिर क्यों वोट दिया? आपका प्रतिनिधि है ना, अगर वो आपका प्रतिनिधि है तो उसे कभी आके पूछना चाहिए अपने वोटरों से कि भाई ये मसला पैदा हो रहा है, मुझे इस पर वोट करना है, तो मैं क्या करूं? आप ही बताइए, पार्टी जो कहेगी वो भी सुनूंगा, पर आप ही बताइए। आपसे कभी नहीं पूछूंगा, और आप बिना पूछे दल भी बदल लेगा। ये क्या हिंसा नहीं? आपके विश्वास को नहीं तोड़ा उसने, और अगर ये हिंसा है तो ये क्यों है? हम उसको हिंसा नहीं मानते, अरे ये तो होता ही है। तो ये ऐसे 50 रूप है इसके। आपको अगर मान लीजिए आप किसी जमाने में आप क्लब में जाना चाहते तो इसी ड्रेस में जाना पड़ेगा, क्यों भाई? एक अच्छी भली हमारे महात्मा गांधी जो राजा से मिलने चले गए, वही धोती पहने हुए, अधनंगा, बड़े खूबसूरत दिखते हैं उसमें जाते हुए। तो मैं ये कह रहा हूँ इससे बहुत स्वरूप है, इसमें लिखा है, मेरे बहुत किताबें भी हमारे जो मैं छपाई उसमें किताबें,
तो अभी बढ़िए गौर से तो आपको पता लग जाएगा। सर नमस्ते, मेरा नाम कहाँ से? अच्छा, वहां पीछे का। सर मेरा नाम शिवांकर रॉय है। मैंने कुछ किताबें पढ़ी हैं, उसमें एक चीज का द्वंद्व मुझे नजर आया कि जब एक लेखक लिखने बैठता है तो कहा जाता है कि कुछ कहानियां कैरेक्टर ड्रिवन होती और कभी कभी कहा जाता है कि आप कोई भी कहानी लिखे तो उसका एंड आपके दिमाग में होना चाहिए। सर आपकी बातों से ऐसा मुझे लगा, जो मैं समझ पा रहा हूँ कि शायद वो कैरेक्टर अपनी राह लेते हैं या अपनी जगह खुद उस कहानी में। तो क्या सर ये जरूरी है कि कोई कहानी, अगर कोई दृश्य दिमाग में आए तो उसका अंत मालूम होना चाहिए लिखने से पहले? बिल्कुल नहीं, मानता हूँ, बिल्कुल मालूम नहीं होना चाहिए। आप उसमें आगे घुसते चलिए, वो अपने आप जगह पर पहुंचेगा। कहीं और ना पहुंचे तो बीच में छूट जाएगा तो भी अच्छी कहानी बनेगी।